मिस्टर ची को टहलाकर लौटते समय जियांग युवान उन्हें फिर से घर ले आया। घर पहुंचते ही देखा कि वो शियुमेई पहले से ही बड़ी सी मेज पर तरह तरह के खाने तैयार करके बैठी थी, सबका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे अंदर आए, वू शियुमेई ने बड़े आदर से एल्डची का स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। एल्डची ने हाथ हिलाकर कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, जैसे वह कोई बड़ा उपकार कर रहे हों। वू शियुमेई की आवाज में हल्का सा भावुकपन आ गया। जो भी हो, हम आपका धन्यवाद तो करना चाहेंगे। एल्डची भी समझ रहे थे कि असल में उन्होंने कोई बड़ी मदद नहीं की, सब कुछ तो हुआ है हु जियानचेन की वजह से, उसी को तो श्रेय मिलना चाहिए। वो अभी भी बात टालने की कोशिश कर रहे थे, पर जब उन्होंने देखा कि हु जियानचेन उन्हें आंख मारकर इशारा कर रहा है, तो वे शिष्टाचार छोड़कर अधिकार वाली सीट पर बैठ गए। किसी के घर मेहमान बनकर आना और फिर घर के मालिक वाली जगह पर बैठना, इससे उन्हें थोड़ी ग्लानि भी हुई। इसलिए उन्होंने तुरंत वान झिक्सिन को अपने पास बैठा लिया ताकि मन हल्का हो जाए। खुशकिस्मती से वो शियुमेई बोलने में अच्छी थी और हु जियानचेन भी मौजूद था, इसलिए खाने की मेज पर माहौल बिल्कुल अजीब नहीं हुआ। जियांग युवान चुपचाप खाना खा रहे थे, उनके पास कहने को कुछ नहीं था। थोड़ी शराब पी लेने के बाद एल्डची और भी बातें करने लगे। वो वान झिक्सिन को भी बातचीत में खींच लाए और परिवार की बातें करने लगे। वान झिक्सिन ने शराब नहीं पी, क्योंकि वह अभी एक गंभीर बीमारी से उबर रहे थे। उन्होंने देखा कि एल्डची थोड़ा नशे में हैं, तो जल्दी से बोले, डॉक्टर ची, आप ज्यादा मत पीजिए, बस कर दीजिए। फिर उन्होंने हु जियानचेन से कहा कि शराब की बोतल हटा दे। ये देखकर एल्डची कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराकर वो शियुमेई की तरफ देखा और बोले, कॉमरेड शियुमेई, आपका खाना वाकई बहुत बढ़िया है। मेरी पत्नी भी पहले बड़े स्वादिष्ट पकवान बनाती थी। इतना कहकर उनका चेहरा उदास हो गया, किंतु अफसोस, अब वो खाना मैं फिर कभी नहीं खा पाऊंगा। वो शियुमेई उनकी बात समझ गईं और एक पल के लिए उन्हें नहीं सूझा कि क्या कहें। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। माहौल को हल्का करने के लिए वो शियुमेई तुरंत मुस्कुराईं और बोली, अगर आपको अच्छा लगे तो इस दौरान आप सुचेंग में रोज आकर खा सकते हैं। आपका यहाँ स्वागत है। ये सुनते ही एल्डची जल्दी से सिर हिलाते हुए बोले, आप ऐसा कह रही हैं? मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, पर मुझे औपचारिक बातें सुनना अच्छा नहीं लगता, मैं तो दिल से लेता हूँ। एल्डची को देखकर वो शियुमेई फिर मुस्कुराई, बिल्कुल सच कह रही हूँ। जरूर, एल्डची उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे और न ही मुफ्त में खाना खाएंगे, इसलिए वह खाने का खर्चा भी खुद देंगे। खाना खत्म होने के बाद वान झिक्सिन एल्डची को उनके कमरे तक छोड़ने ही वाले थे कि हु जियानचेन ने उन्हें सहारा देकर खड़ा किया और धीरे से कहा, जरूरत नहीं है, मैं खुद उन्हें छोड़ आऊंगा। अंकल वान, आपका शरीर अभी भी ठीक नहीं है, आपको ज्यादा आराम करना चाहिए। हु जियानचेन की जिद देखकर वान झिक्सिन कुछ नहीं बोले, बस इतना कहा, ध्यान रखना। हु जियानचेन ने सिर हिलाया, मिस्टर ची को उठाया और बाहर चल पड़े। सीढ़ियों से नीचे आते ही हु जियानचेन ने एल्डची से कहा, बस करिए, इतनी थोड़ी शराब में क्या आपको सच में नशा चढ़ गया? उन्हें देखते ही एल्डची समझ गई कि उनकी पोल खुल गई है। अब वह दिखावा नहीं कर सकते थे और तुरंत अपनी असली हालत में लौट आए। अरे बदमाश, मुझे थोड़ी बहुत मौज लेने का मौका मिल ही गया है, अगर तुम उसे भी बर्बाद करोगे तो मन खराब होगा ना। बूढ़े ची ने मुस्कुराते हुए डांटा। उनकी झुर्रियों भरी आंखों में अभी भी शराब का नशा बाकी था। हु जियानचेन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, उन्हें देखा, पर कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे। इसे देखकर एल्डची जल्दी से उसके पीछे हो लिए। बदतमीज लड़के, क्या सच में वो नंगे पांव डॉक्टर जैसा कोई होता है, जैसा उस छोटी लड़की ने बताया था? एल्डची जोर से पूछ बैठे। स्पष्ट था कि वो युवान की पहले वाली बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। उनके अंदर की आवाज कह रही थी कि ये छोटी लड़की उनसे कुछ छुपा रही है और वो सच नहीं बता रही। हु जियानचेन ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, बस धीरे से कहा, उसने कहा है। हाँ, एल्डची उसके पास झुककर बोले, तो क्या इसलिए तुम उस पर भरोसा करते हो? हु जियानचेन थोड़ा रुककर उसे देखते हुए पक्का जवाब दिया, अगर तुम उस पर यकीन नहीं करते तो फिर उसके पीछे क्यों आए? एल्डची कुछ पल के लिए चुप रह गए, जैसे जवाब नहीं सूझा हो। सुनो, उन्होंने कहा, उसका फैसला मत करो। अगर उसके पास कोई राज है भी तो उससे तुम्हारा क्या लेना देना? इतना कहकर वो आगे बढ़ गए। हु जियानचेन ने लंबी लंबी चालें भरते हुए चलना शुरू कर दिया। एल्डची भौहें सिकोड़कर उसकी पीठ की तरफ देखने लगे, आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और तेजी से उसके साथ चलने लगे। अरे ओ छोरे, तू अपनी लंबी टांगों की वजह से बड़ा समझता है क्या?
और मुझे सताता है। मैं तो लगभग 70 साल का बूढ़ा हूँ। एल्डरची हाँफते हुए बोले। हो शियानचन हंसी रोकते हुए बोला, आपकी टांगी तो छोटी है। ये सुनते ही बूढ़े ची का गुस्सा ऐसे फूट पड़ा जैसे उनकी दाढ़ी खड़ी हो गई हो। वो सोचते रह गए कि इसका जवाब कैसे दें। आखिरकार हार माननी पड़ी। मेरी छोटी टांगों में क्या बुराई है? जब आसमान गिर पड़ेगा तब मैं भी उसे रोक लूंगा। हो शियानचन ने उसकी तरफ देखा जरूर, लेकिन कुछ कहा नहीं। इसके बाद वो एल्डरची को गेस्ट हाउस तक छोड़कर जल्दी से सियोक सिटी यूनिवर्सिटी लौट आया। अब कॉलेज शुरू होने वाला था और उसे काम के लिए तैयार होना था। उधर जी युवान के पास दोपहर हो चुकी थी। वू शिवमेई ने देखा कि अब स्कूल जाने का कोई मतलब नहीं है। ऊपर से रास्ते में देर भी हो गई थी, इसलिए उसे स्कूल भेजा नहीं गया। खाने के बाद बर्तन समेटे वू शिवमेई काम पर निकल गईं। लेकिन वान झिक्सिन अभी आराम कर रहा था क्योंकि उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। जी युवान ने वान झिक्सिन से बातें की, फिर साइकिल लेकर बाहर निकल गई। शहर पहुंचकर वो एक साइकिल की दुकान पर रुकी। वो खुद के लिए हल्की और आसान चलने वाली साइकिल खरीदना चाहती थी ताकि उस पुराने बड़े हैंडल वाली भारी भरकम साइकिल से छुटकारा मिल सके। काफी देर देखने के बाद भी उसे कोई पसंद नहीं आए, तो उसने कार खरीदने का विचार फिलहाल छोड़ दिया। सड़क पर चलते चलते एक कपड़ों की दुकान के सामने वो अचानक रुक गई। उसकी नज़र खिड़की की तरफ अटक गई और वो जैसे वहां से हट ही नहीं पा रही थी। ये दुकान सूट बेचने वाली थी और शोकेस में एक बेहतरीन कट का डार्क ग्रे स्ट्राइप्ड सूट सजा था। उस जमाने के आम ढीले ढाले सूटों से अलग ये सूट बिल्कुल फिट बैठता हुआ लग रहा था। सही लंबाई, कंधों पर पैड और कमर पर अच्छी कट। जी युवान उस सूट को देखते ही खींच गई। सूट का साइज ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल सही बैठेगा। अगर ये हुओ शियानचेन को पहनाया जाए तो वो और भी स्मार्ट लगेगा। राजधानी में हुओ शियानचेन हमेशा व्यस्त रहता था और उसने जी युवान का ठीक से धन्यवाद भी नहीं किया था। इसलिए वो ये सूट खरीदकर उसे गिफ्ट देना चाहती थी। वो दरवाजे पर खड़ी होकर देख ही रही थी कि तभी एक 20-22 साल की लड़की बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोली, छोटी बहन, क्या आपको ये सूट पसंद आ गया? जी युवान ने नज़र हटाए और उस लड़की की तरफ देखा जो बात कर रही थी। उसके गले में अभी भी टेप मापने वाली फीता लटक रही थी, जो साफ बता रही थी कि वो कपड़े सिलने वाली दर्जी है। सच कहूं तो जियांग युवान ने बहुत कम लड़कियों को सूट सिलते हुए देखा है। मैंने ये सूट खुद सिला है, लेकिन अफसोस कि ये कभी बिका ही नहीं, वो लड़की जियांग युवान से अफसोस भरे लहजे में बोली। क्योंकि लोगों को ये पसंद नहीं आया। बड़ा सूट पहनना और छोटी जैकेट, आजकल तो सबका मानना है कि बड़ा सूट ही अच्छा लगता है। ये जो फिटिंग है ना, ये थोड़ी अलग है, इसलिए लोगों की पसंद में नहीं आया, वो समझाती गई। जियांग युवान उसकी तरफ देख मुस्कुराए और धीरे से बोली, मुझे तो ये काफी अच्छा लगा। जैसे ही लड़की ने ये सुना, उसकी आंखें चमक उठी। बड़ी बड़ी आंखों से पूछ बैठी, सच में आपको अच्छा लगा? जियांग युवान ने फिर से हल्के से सिर हिलाया। मैं बहुत समय से कपड़े बना रही हूँ और अब तक सिर्फ आप ही हैं जिन्होंने कहा कि ये अच्छे हैं। वो खुशी से बोल उठी। ये वो खुशी थी जो दिल से निकलती है, वो खुशी जो किसी के स्वीकार करने से आती है। अगर आपको पसंद है तो ये सूट मैं आपको दे देती हूँ। लड़की तुरंत बोली। ये सुन जियांग युवान जल्दी से हाथ हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, बिना वजह आपके कपड़े मैं कैसे ले सकती हूँ? लड़की ने परवाह नहीं की। वो तो चाहे जो हो, सूट लपेटकर उसे दे ही देना चाहती थी। जियांग युवान भी उसके मन का ख्याल रखते हुए बोली, तो फिर मैं आपको सिर्फ लागत मूल्य दे देती हूँ। बस उतना ही। लड़की ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थोड़ी उलझन थी, फिर वो मुस्कुराकर बोली, तो फिर जैसा चाहो वैसा कर लेना। कपड़े लपेटते हुए वो धीरे से जियांग युवान से बोली, मेरे मास्टर जी कहते हैं कि जो कपड़े मैं बनाती हूँ वो बिकते नहीं, लेकिन जब वो लौटेंगे न तो मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मेरे कपड़ों की भी मांग है। ये कहते वक्त उसकी आंखों के कोने थोड़े लाल थे। जियांग युवान ने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी और कहा, तुम्हारा डिजाइन एक दिन जरूर लोकप्रिय होगा, हार मत मानो। जैसे उसे हिम्मत मिल गई हो, वो गंभीरता से सिर हिलाकर बोली, हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा। अगर वो हार मान लेती तो फिर ट्रेंड के पीछे चलकर दूसरों जैसे सूट बनाना ही शुरू कर देती। धन्यवाद छोटी बहन, लड़की मुस्कुराते हुए बोली। इतना कहकर उसने लिपटे हुए सूट जियांग युवान की तरफ बढ़ा दिए। जियांग युवान ने पैसे दिए, कपड़े लिए और सियोक सिटी यूनिवर्सिटी की तरफ चल पड़ी। वो आराम से हु जियांचेन के हॉस्टल के नीचे पहुंच गई।
पिछली बार जब जियांग युवान अपनी कार खो बैठी थी, तब आंटी लू गुवान ने उसे थोड़ा याद कर लिया था और मुस्कुराकर पूछा था, फिर से टीचर हू को ढूंढ रही हो क्या? जियांग युवान ने हल्के से सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा और कपड़े लेकर ऊपर चल दी। आंटी लू गुवान के पास दो महिला टीचर बातें कर रही थी। जैसे ही उन्होंने ये सुना, वो भी बड़ी जिज्ञासा से देखने लगी। जैसे ही जियांग युवान सीढ़ियों पर ऊपर गए, उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा, ये लड़की कहाँ से आई? पहले तो कभी देखी नहीं। क्या ये स्टूडेंट है? आंटी लू गुवान ने हाथ हिलाकर थोड़े गपशप वाले अंदाज में कहा, अरे, ऊपर वाले नए मिस्टर हू को ढूंढने आए हैं। ये सुनते ही वो दोनों महिला टीचर चौकन्नी हो गई और बोली, अरे क्या ये वही है, बहुत हैंडसम वाले मिस्टर हू? हालांकि हो शियानचेन को सिउल सिटी यूनिवर्सिटी आए अभी आधे महीने भी नहीं हुए थे, लेकिन वह पहले ही काफी फेमस हो चुका था। क्योंकि सच कहे तो वह बहुत ही हैंडसम था। ऊपर से ये भी सुनने में आया था कि वह क्योटो से आया है और बड़े रईस घराने का बेटा है। खूबसूरत चेहरा, अच्छा बर्ताव, टैलेंटेड और बेहतरीन फैमिली बैकग्राउंड। ऐसी शर्तें हों तो फिर यहाँ की सभी सिंगल और अविवाहित महिला टीचर्स के लिए वह नंबर 1 पसंद बन ही जाता है। क्या यही नया हैंडसम मिस्टर हो है? एक लंबी महिला टीचर ने जोर से पूछा, लगता है बहुत बड़ा नहीं है। क्या यह मिस्टर हो की बहन है क्या? आंटी लू गुवान ने सिर हिलाया और उस तरफ देखा जहां से जियांग युवान गायब हो गई थी। मैं पहले भी मिस्टर हो से मिलने आई थी, लेकिन ये लड़की कौन है? पता नहीं। बाकी दो टीचर्स की शादी हो चुकी थी, इसलिए उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बस हल्का फुल्का गॉसिप कर रही थी। अगर मिस्टर हो का कोई पार्टनर है तो यहाँ की सारी यंग लेडी टीचर्स का दिल टूट जाएगा। लंबी टीचर मुस्कुराकर बोली और सिर हिलाया। वो सब बातें कर रही थी, पर जियांग युवान को कोई खबर नहीं थी कि वो सीधे हो शियानचेन के हॉस्टल के दरवाजे पर आ चुकी है। दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि तभी दरवाजा अंदर से खुल गया। सामने एक खूबसूरत लड़की का चेहरा दिखा। जैसे ही उसने जियांग युवान को देखा, वो साफ तौर पर चौंक गई। फिर उसने जियांग युवान को सिर से पैर तक देखा, जैसे परख रही हो। लेकिन जियांग युवान ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बस हल्के से सिर हिलाया और कमरे के अंदर देखने लगी। हो शियानचेन कमरे के अंदर खड़ा था, उसके चेहरे पर ठंडापन था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जियांग युवान पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया। आंखों में मुस्कान तैर गई, जैसे उसका पूरा चेहरा रोशनी से चमक उठा हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने मुस्कुराकर पूछा। लड़की ने ये सुनते ही उसकी तरफ देखा। उसकी मुस्कुराती आंखें देखकर उसके सुंदर भान सिकुड़ गईं। ये आदमी तो पल में चेहरा बदल लेता है। अभी तो कितना रूखा था और अब इतना अलग। हो शियानचेन ने उसकी तरफ देखा और आवाज का लहजा बदल दिया, तुम्हें कुछ और काम है क्या? लड़की ने होंठ बिचकाए, घूरती नजर से देखा और मुंह फेरकर चल दी। जियांग युवान उसे जाते हुए देखती रही, फिर अंदर चली गई। मैं बस शॉपिंग करने गई थी। वहां मुझे एक सूट अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि तुम पर अच्छा लगेगा, इसलिए खरीद लिया और तुम्हें दे दिया, जियांग युवान ने धीरे से कहा। इतना कहते हुए उसने वो सूट बाहर निकाला और हो शियानचेन की तरफ बढ़ा दिया। हो शियानचेन ने भौहें चढ़ाईं। उसकी आंखों में अविश्वास की झलक साफ दिखी। मेरे लिए खरीदा? उसने हैरानी से पूछा। जियांग युवान ने हल्के से सिर हिलाया। पहनो जरा, ये रेडीमेड है, पता नहीं फिट आएगा या नहीं। अगर नहीं आया तो? वह बात पूरी करती उससे पहले ही हो शियानचेन ने बीच में रोक दिया। फिट आएगा। इतना कहकर वो जल्दी से कपड़ा खोलने लगा। फिर जियांग युवान के सामने शर्ट पहन ली। कैसा लग रहा है? उसने उम्मीद भरी नजर से पूछा। जियांग युवान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, होंठ दबाए और कुछ कह नहीं पाई। वो जानती थी कि उसका चेहरा शायद थोड़ा कठोर दिखा, लेकिन अंदर से उसे सच में ये कपड़े बहुत पसंद आए थे। बस वो हो शियानचेन की कद काठी को थोड़ा कम आंक बैठी थी। मुझे लगा था कि वो थोड़ा दुबला हो गया है, लेकिन ऐसा निकला नहीं। कपड़े उसके शरीर पर थोड़े टाइट लग रहे थे। हालांकि कपड़े शरीर से चिपक कर अच्छे लगते हैं, लेकिन इतने टाइट भी नहीं होने चाहिए। थोड़ा छोटा लग रहा है, जियांग युवान ने शर्माते हुए कहा। पहले इसे उतार दो, मैं दूसरा लाकर बदल देती हूँ। हो शियानचेन ने सिर हिलाया, अपनी आस्तीन को छूते हुए उसे नीचे नहीं उतारा। नहीं, मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है। जियांग युवान ने 2 बार पलकें झपकाईं और गंभीर होकर पूछा, सच कह रहे हो? हो शियानचेन ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे तो ऐसे फिटिंग वाले कपड़े पसंद हैं। जियांग युवान ने मन ही मन सोचा, जो पहला गिफ्ट वो उसे दे रही है, वो चाहे फिट न हो फिर भी वो उसे पसंद करेगा।
ये देखकर उसने कुछ नहीं कहा। जब तुम क्योटो में थे तब हमेशा मेरी मदद करते थे। मैं समझ नहीं पा रही कि तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। जियांग युवान ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, कपड़े बहुत महंगे तो नहीं हैं, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगे। हो शियानचेन की फैमिली बैकग्राउंड इतनी बड़ी है कि एक सूट उसके लिए मामूली बात है, लेकिन फिलहाल जितना वो कर सकती है उतना ही दिया है। ये सुनते ही हो शियानचेन जल्दी से सिर हिलाकर बोले, अरे नहीं, तुमने मुझे गिफ्ट दिया, मुझे तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। जियांग युवान जो भी उसे दे वो उसे पसंद करेगा और खुश होगा। उसके चेहरे की खुशी देखकर जियांग युवान भी मुस्कुरा दी। तो फिर मैं ज्यादा देर नहीं रोकूंगी, चलती हूँ, जियांग युवान ने धीरे से कहा। जैसे ही वो जाने लगी, हो शियानचेन ने पुकारा, रुको जरा। जियांग युवान पलटी। पहले तुम कह रही थी कि किसी स्टोव को ढूंढना है। मैंने झांक सुई से कहकर कुछ देख लिए हैं। जब तुम्हें फुर्सत मिले चलकर साथ में देख लेंगे। अगर कोई पसंद आया तो वही फैसला कर लेंगे, हो शियानचेन ने धीरे से कहा। उसकी बात सुनते ही जियांग युवान के चेहरे पर हैरानी और खुशी साफ झलक आई। कब फुर्सत होगी, उसने पूछा। हो शियानचेन थोड़ी देर सोचकर बोले, इस वीकेंड कैसा रहेगा। वीकेंड में दोनों फुर्सत में रहते हैं। जियांग युवान ने हल्के से सिर हिलाया, हाँ ठीक है। तो फिर वीकेंड तय रहा, मैं तुम्हें घर से लेकर चलूंगा, हो शियानचेन ने फिर कहा। बहुत अच्छा, वो मुस्कुरा दी। दोनों ने तय कर लिया। फिर जियांग युवान ज्यादा देर नहीं रुकी और पलट कर चल दी। हो शियानचेन उसे नीचे तक छोड़ने आया। हो शियानचेन के हॉस्टल से बाहर निकलते ही वो साइकिल लेकर कैफेटेरिया की तरफ बढ़ गई। एक दूर वाले कोने में पहुंचकर देखा तो कोई आसपास नहीं था। उसने पीछे वाले टोकरे में हाथ डाला तो उसमें खूब सारे आड़ू भरे थे। आज अंकल झांग भी वहीं थे। उसे अचानक सामने आता देख उनके चेहरे पर खुशी चमक गई। अरे छोटी जियांग, क्योटो से लौट आई क्या? अंकल झांग ने खुशी से पूछा। जियांग युवान ने संकोच से कहा, कुछ दिन के लिए गई थी, सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी लौट आऊंगी, माफ कीजिए। अंकल झांग ने हाथ हिलाकर कहा, अरे रहने दो, तुम्हें क्या पता, इन दिनों आड़ू मिल ही नहीं रहे थे। कितने लोग पूछ रहे थे, अब तुम आ गई हो तो सबका मन खुश हो जाएगा। जियांग युवान ने टोकरी उन्हें थमा दी। आगे से इतनी देर मत कर दिया करो, वरना पता नहीं क्या होगा। अंकल झांग हंसते हुए बोले। जियांग युवान ने भी होंठ सिकोड़कर मुस्कुरा दिया। सारे आड़ू उन्हें सौंप दिए। शाम भी हो रही थी, इसलिए वो ज्यादा नहीं रुकी और घर लौटने के लिए चल दी। घर पहुंचने पर देखा कि वो शियुमेई घर पर नहीं थी और मिस्टर ची पहले से मौजूद थे। वो वान जिक्सन से बातचीत कर रहे थे। ओल्ड ची, आप यहाँ हैं? जियांग युवान ने मुस्कुराकर पूछा। ओल्ड ची हंसते हुए बोले, मैंने तो तुम्हारे घर खाने का वादा किया है, तो फिर जो कहा वो तो निभाना ही पड़ेगा। जियांग युवान कुछ कहती उससे पहले ही उन्होंने दरवाजे के बाहर झांक कर देखा और बोले, कॉमरेड शियुमेई बाजार गई है। जियांग युवान ने हल्का सा सिर हिलाकर बता दिया कि उसे सब पता है। वो वापस अपने कमरे की तरफ जाने ही वाले थे कि अचानक फोन की घंटी बजी। वेन जिक्सन फोन के पास था तो वो तुरंत खड़ा होकर फोन उठाने लगा। फोन पर 2 शब्द बोलते ही उसका चेहरा बदल गया। क्या? जियांग युवान चौंक कर रुक गई और उसकी तरफ देखने लगी। कब हुआ ये? वेन जिक्सन ने जल्दी पूछा। फोन पर क्या कहा जा रहा था वो समझ नहीं पाया, फिर भी घबरा कर बोला, ठीक है, समझ गया। अभी मैं शियुमेई को कॉल करके तुरंत घर लौटता हूँ। जियांग युवान के चेहरे पर अपराधबोध सा आ गया। उसने उसे दरवाजे तक छोड़ते हुए कहा, ये मामला निपट जाए फिर मैं आपको जरूर खाने पर बुलाऊंगी। ओल्ड ची ने हाथ हिलाकर कहा और बाहर निकल गए। जियांग युवान भी उनके साथ नीचे आ गई। वेन जिक्सन ने देखा दोनों नीचे आ गए हैं तो जल्दी से पूछा, डॉक्टर ची, आप कुछ देर बैठेंगे क्या? ओल्ड ची ने हाथ हिलाकर मना कर दिया, जैसे कह रहे हों कि अब वापस जाना है। वेन जिक्सन की मां की चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, इसलिए उसने उन्हें रोकना सही नहीं समझा और माफी जताई। ओल्ड ची के चले जाने के बाद जियांग युवान और वेन जिक्सन साइकिल पर बैठकर सीधे सब्जी मंडी की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वो मंडी के गेट पर पहुंचे, सामने से वो शियुमेई सब्जियों से लदी आ रही थी। वो शियुमेई ने उन्हें दूर से आते देखा तो तेजी से 2 कदम बढ़ाकर पास आ गई और हंसते हुए बोली, अरे, क्या मैं रास्ता भूल गई थी क्या, जो तुम दोनों मुझे लेने आ गए? लेकिन जैसे ही उसने दोनों के चेहरों की गंभीरता देखी, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? उसने चिंतित होकर पूछा। तभी वेन जिक्सन ने उसे फोन कॉल की बात बताई।
ये सुनते ही वो शियुमेई जैसे बिजली गिरने से स्तब्ध रह गई। उसके हाथ से सब्जियां गिर गईं और वो वहीं खड़ी रह गई, बिल्कुल असहाय, जैसे समझ ही नहीं पा रही हो क्या करें। ये देखकर वैन जिक्सन ने बिना सब्जियां उठाए उसे जल्दी से कार में बैठाया। माँ बहुत गंभीर लग रही है, समय मत गंवाए, चलिए अभी देखते हैं। उसकी बात सुनते ही वो शियुमेई को होश आया। बिना कुछ सोचे उसने उसका कमर पकड़ लिया। वैन जिक्सन साइकिल पर बैठा और दोनों तेजी से शहर की तरफ निकल पड़े। शहर और गांव को जोड़ने वाली आखिरी मिनी बस शाम 6 बजे आती है। अभी वो समय निकल चुका था, इसलिए उन्हें साइकिल से ही लौटना पड़ा। करीब 1 घंटे बाद वो शहर पहुंच गए। शहर में सिर्फ एक ही स्वास्थ्य केंद्र है और वो बड़ा भी नहीं है, इसलिए उसे ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब वो इमरजेंसी के दरवाजे पर पहुंचे तो उनकी बुआ वू शियुएंग वहां उनका इंतजार कर रही थी। वू शियुएंग अपने 4 भाई बहनों में सबसे होशियार थी और साथ ही सबसे सुंदर भी। हालांकि वो कभी स्कूल नहीं गई थी, पर बहुत चतुर थी। उसने मौका देखकर प्लास्टिक उत्पादों की एक कंपनी शुरू की थी, जो अब अच्छी चल रही है। उस दिन वो काले रंग की छोटी ड्रेस पहने थी। उसकी छाती पर बड़ा गोल चश्मा लटका था, सिर पर बड़े किनारों वाली फैशनेबल टोपी और चेहरे पर हल्का सा मेकअप। वो इतनी स्टाइलिश लग रही थी कि जैसे किसी विदेशी शहर से आए हो। ये सब सुनकर सबका चेहरा उतर गया, जैसे किसी ने भीतर तक चोट कर दी हो। वो शियुमेई की आंखें भर आईं। वह घबराकर पूछ बैठी, माँ कैसी हैं? क्या हुआ उन्हें? आवाज कांप रही थी, जैसे खुद को संभालना मुश्किल हो गया हो। आंटी की आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें गुस्सा भी था और दर्द भी। उन्होंने लंबी सांस लेकर धीमे स्वर में बताना शुरू किया, देखो, पिछली बार जब जियांग युवान ने यहाँ हंगामा कर दिया था न, उसके चलते सेकंड अंकल का घर टूट गया। दादाजी को लगा कि इसका कारण वो शियुमेई का परिवार है। बस फिर क्या था, सारा गुस्सा नानी पर उतार दिया। वो रुकी, आंखें पोंछते हुए फिर बोली, नानी तो पहले से ही बहुत सीधी थी। जो आता वो सह लेती, कभी विरोध नहीं करती। जब मार पड़ती तो कोने में छुपकर चुपचाप रोती रहती। लेकिन इस बार दादाजी ने उनकी हालत ऐसी कर दी कि बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। ऊपर से घर का कोई काम नहीं कर रहा था, तो बाल पकड़कर घसीटते हुए फिर से मार डाला। खुद बीमार थी, फिर भी मजबूरी में काम करने पर मजबूर कर दिया। आंटी की आवाज में तिलमिलाहट साफ झलक रही थी। जब तक मैं देखने नहीं गई, किसी को परवाह ही नहीं थी। नानी खून उलट रही थी और कोई अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं। उस दिन तो अंकल ने 2 बाल्टियां सिर पर रखकर पड़ा रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बस देखता रहा, कितना बेकार बेटा है। वो हाथ झटकती हुई बोली, मैंने बिना सोचे अस्पताल ले गई, फिर सबको फोन करने लगी, पर किसी से संपर्क ही नहीं हुआ। जब लगा कि नानी की हालत थोड़ी सुधरी है, तब दादाजी ने शराब पीकर मौका देखकर फिर अस्पताल से नानी को घसीट लाए और मार डाला। पहले से टूटी हालत और खराब हो गई। आंटी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो बूढ़ा आदमी दिन ब दिन और जानवर बनता जा रहा है। सिर्फ कुछ चमड़ी छिल गई है न, घर पर पड़े रहो, किसे क्या, इलाज करवाने का तो कोई नाम नहीं। बड़ा बेटा भी लाचार है, पैसा सास के हाथ में है, कौन मदद करेगा? सब देख रहे हैं, पर कोई आगे नहीं आता। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक जिद भी थी। खून का रिश्ता हो तो क्या, इंसानियत तो होनी चाहिए। अपनी माँ को यूं मारते देख कोई कैसे चुप रह सकता है? कमरे में भारी खामोशी छा गई। सबके मन में एक ही बात चल रही थी, कितनी निर्दयता, कितनी बेबसी और कितनी असहायता। किसी के पास जवाब नहीं था। सबकी आंखें झुक गईं, जैसे शब्दों की जगह सिर्फ मौन रह गया हो। दूसरे चाचा तो पहले चाचा से भी ज्यादा बिखरे हुए हैं। उनसे पैसे वसूलना तो नामुमकिन है। ऊपर से उन्हें थोड़े पैसे तो दूसरी चाची के लिए बचाकर रखने होंगे ताकि वो जल्दी तलाक ले सके। इन दिनों दादा बिस्तर पर पड़े रहते हैं और रोज गुस्से में झगड़ते रहते हैं। कभी इसको कभी उसको गालियां देते हैं। कहते हैं सब बेदिल छोटे जानवर हैं। चाची का चेहरा ताने से भरा हुआ था। वो बोली, अगर आप जैसे पुराने जानवर न होते तो हमें ऐसे छोटे जानवर कहाँ से मिलते? हमने तो आपसे ही सब सीख रखा है। दादा बुरी तरह घायल होकर बिस्तर पर पड़े थे। बस नाकारा होकर गुस्से में अपनी चाची को सुनाते रहते। मन ही मन कसम खाते, जैसे ही ठीक हुआ ना, इस निर्दयी लड़की को लंगड़ा कर दूंगा। देखती हूँ फिर कैसे मेरी न मानती है। लेकिन दिल में जितना भी जलन हो, अभी वो कुछ कर नहीं सकते थे। तभी वो शियुमेई ने समझाते हुए कहा, लाओ वान पहले बीमार थे, हम तो क्योटो गए थे उन्हें देखने। मम्मी का क्या हाल है अब? सब ठीक तो है? चाची ने सिर हिलाया, चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी।
हालात अच्छे नहीं हैं, अभी अभी खून की उल्टी हुई है, डॉक्टर अंदर इलाज कर रहे हैं। इतना कहकर उसकी आवाज भर आ गई। वो शिवमई को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हालत इतनी खराब होगी। उसे लगा था बस रोज की तरह मम्मी को 2 झापड़ मारेंगे, डांट देंगे और मामला खत्म। पर यहाँ तो जान का खतरा है। ये सोचते ही वो जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे, सांसें तेज हो गईं। वो मन ही मन पछता रही थी, क्यों पहले ही मम्मी को लेकर नहीं भागी। चाहे वो न चलती, मैं उसे बांध कर ले जाती। अगर पहले ले जाती तो ये सब नहीं होता। जैसे ही वो जमीन पर बैठकर रोने लगी, जियांग युआन तुरंत दौड़कर उसका सहारा देने लगी। माँ, आप मजबूत रहिए, वरना दादी का ध्यान कौन रखेगा। वो शिवमई आंसू रोक नहीं पाए, खुद को ही दोष देती रही। सब मेरी गलती है, मेरी ही गलती है। अगर मैं पहले मम्मी को यहाँ से ले जाती तो उन्हें ऐसे नहीं पीटा जाता। चाची ने भी उसकी बात सुनकर आंसू बहा दिए। कैसे दोष दें आपको, आप तो मम्मी की जिद जानती हैं। कितनी बार तो उन्होंने मम्मी से कहा, आओ हमारे साथ रहो, बस हम दोनों माँ बेटी साथ रहेंगे, समय समय पर बहन के यहाँ भी चले जाएंगे। कितना आराम रहेगा, यहाँ रोज मारपीट से तो अच्छा ही है। लेकिन मम्मी बहुत जिद्दी हैं। वो सोचती हैं कि इंसान को अपने जीवन से चिपके रहना चाहिए। बचपन से दादा के साथ रही हैं, इतने सालों में आदत बन गई। कभी कभी चाची को लगता है काश उनका दिमाग खोलकर देख पाती कि अंदर क्या भरा है। जियांग युआन ने आंसू पोंछते हुए कहा, इस बार दादी ठीक हो जाएं तो हम उन्हें यहाँ से ले जाएंगे। फिर वो दोनों की तरफ देखकर बोली, हम उन्हें तलाक भी दिलाएंगे। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, चाची तुरंत बोली, हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। वो शिवमई थोड़ी घबराए, लेकिन मम्मी तो जिद्दी हैं, अगर उन्होंने मना कर दिया तो। चाची ने दृढ़ता से कहा, अगर मना करेगी तो हम उन्हें जबरदस्ती ले जाएंगे, पैर तोड़ देंगे फिर ले जाएंगे। उसकी आवाज में कोई मजाक नहीं था। वो सच में मानती है कि टूटा पैर चलेगा, पर जान चली जाए तो नहीं। साइड में बैठी वान झिशिन ने नाक सिकुड़ते हुए 2 बार आंख झपकाई। ये भाभी तो वाकई सख्त हैं, शायद इसलिए अब तक शादी नहीं हुई। आम परिवार में कौन इसे संभाल पाएगा। वो शिवमई फिर से बोली, लेकिन तलाक तो दोनों की सहमति से होता है। अगर पापा नहीं माने तो क्या करेंगे। जियांग युआन ने गंभीर आवाज में कहा, हम कोर्ट में केस करेंगे। अभी तो दादी का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड हमारे पास है, अदालत में ये सब सबूत होंगे। दादा की हरकतें तो साफ तौर पर चोट पहुंचाना है। हम उन पर इरादतन चोट पहुंचाने का मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन आजकल की इस दुनिया में अगर आप मुकदमा करना चाहो तो भी बहुत मुश्किल है। इस वक्त के माहौल में पत्नी और बच्चों को मारना, क्या उसे मारना कह सकते हैं। आजकल घरेलू हिंसा जैसी कोई चीज नहीं मानी जाती। पत्नी और बच्चों को पीटना आम बात हो गई है। कुछ लोग शर्मिंदा नहीं होते और इस पर गर्व भी करते हैं। उस वक्त अगर इसे कोर्ट में भी ले जाओ तो अंत में शायद कुछ भी नहीं होगा। लेकिन भले ही आप उसे नहीं रोक सको, उसे डराया तो जा सकता है। जियांग युआन की बातें सुनकर मेरी आंटी उसकी तरफ थोड़ी हैरानी से देखने लगी। ये छोटी लड़की पहले बहुत शांत और मूक रहती थी, लंबे समय तक कुछ नहीं बोलती थी। अब वह ये सब कोर्ट और मुकदमे जैसी चीजों के बारे में कैसे जान गई। लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं, बस समझा कि जियांग युआन बहुत गुस्से में है। जैसे ही वह बोलने ही वाली थी, इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर अंदर से बाहर आए। कुछ लोग जल्दी जल्दी उनका अभिवादन करने लगे और बार बार पूछने लगे, डॉक्टर क्या हाल है, मेरी माँ ठीक है। डॉक्टर ने हल्का सिर हिलाया, स्थिति अच्छी नहीं है, मरीज के अंदरूनी अंगों में खून बह रहा है। मैं सोचता हूँ कि आपको मरीज को शहर के बड़े अस्पताल में तुरंत भेजना चाहिए, और जल्दी। यहाँ की मेडिकल सुविधा शहर जैसी नहीं है। जब मेरी आंटी और वो शिवमई ने ये सुना तो ऐसा लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। वो शिवमई की आंखें मद्धम पड़ गईं और वह बेहोश होने ही वाली थी। खुशकिस्मती से वान झिक्सिन पीछे खड़ा था और जल्दी से उसे पकड़ लिया। मेरी आंटी का शरीर 2 बार हिला, लेकिन उसने सोचा कि दादी अभी भी उसका इंतजार कर रही हैं और मुश्किल से खुद को संभाले रखा। उसने वान झिक्सिन से कहा, भाई, मेरी बहन का ध्यान रखना, मैं अभी कार ढूंढती हूँ। आखिरकार मेरी आंटी ने दुनिया देखी हुई थी, इसलिए वह स्थिति में उलझी नहीं। वह जल्दी बाहर चली गई। जब उसने देखा कि वो शिवमई बेहोश हो गई है तो डॉक्टर जल्दी आगे बढ़े और उसकी जांच की। वो शिवमई को होश आने के बाद जो आंटी बाहर गई थी वो वापस आए। लगता है कि उसने कार ढूंढ ली थी।
शहर में कारें ज्यादा नहीं थी, लेकिन कुछ तो थी। वान जिक्सन और जियांग युवान इमरजेंसी रूम में गए। तभी उन्होंने दादी को ऑपरेशन टेबल पर पड़े देखा। ये देखकर दोनों का दिल जोर से धक धक करने लगा। इस समय दादी की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा था। सिर्फ चेहरा ही नहीं, पूरा शरीर चोटों और खरोंचों से भरा था। चेहरा इतना सूजा हुआ था कि असली रूप दिखाई ही नहीं दे रहा था। जियांग युवान तो खून के रिश्ते में थी ही, लेकिन वान जिक्सन भी ये देखकर अंदर तक दुखी हो गया। ये हमला बहुत ही बेरहमी से किया गया था। क्या ये वही पत्नी है जो 50 साल से मेरे साथ रही? ये तो खून का दुश्मनी जैसा है। स्पष्ट रूप से इसे देखकर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन अब पछताने का वक्त नहीं था। पहले किसी बड़े अस्पताल में भेजना जरूरी था। जियांग युवान ने सोचते ही तुरंत वान जिक्सन को बुलाया। तभी वान जिक्सन होश में आया और जल्दी से दादी को उठाकर बाहर ले गया। मेरी आंटी ने वू शियुमेई को सहारा दिया और उन्हें बाहर ले गई। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि एक हल्की ट्रक सामान के लिए खड़ी थी। दादी की हालत देखकर ट्रक का ड्राइवर हक्का बक्का रह गया और अनजाने में मना कर दिया। जब तक आंटी ने 200 के नोट निकाल कर दिखाए, तब जाकर वह रिलक्टेंटली तैयार हुआ। कार में बैठते ही जियांग युवान को कुछ याद आया और उसने फिर पूछा, आंटी, क्या आपने पुलिस को बुलाया? जाने से पहले जिंग युआन्यून को कुछ याद आया और उसने जोर से पूछा, आंटी, आपने पुलिस को फोन किया? आंटी थोड़ी देर के लिए चौंक गई, फिर हल्का सा सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, कुछ फायदा नहीं। ये पारिवारिक झगड़े हैं, पुलिस इसमें नहीं आती। जिंग युआन्यून ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने पास खड़े लोगों की तरफ देखा और बोली, आप लोग पहले जाओ, मैं पहले पुलिस को बुलाती हूँ और मैं बाद में अकेली साइकिल से वापस चली जाऊंगी। इतना कहकर वह कार से कूद गई। ये देखकर वू शियुमेई ने वान जिक्सन से कहा, ओल्ड वैन, क्या आप युआन के साथ चल सकते हैं? रात के समय अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। अब लगभग 7 बजे थे और आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। एक लड़की के लिए अकेले साइकिल से लौटना थोड़ा खतरनाक था। वान जिक्सन ने अपनी दादी की तरफ देखा। फिर आंटी जल्दी से बोली, हमारी चिंता मत करो, जब हम शहर पहुंचेंगे आसानी से कोई मिल जाएगा मदद करने के लिए। पैसे होने पर काम आसान हो जाता है। वान जिक्सन ने सिर हिलाया और कार से कूदते हुए जिंग युआन्यून के पास दौड़ कर आया। जिंग युआन्यून ने उसे आते देखा और कहा, पापा, आप पहले हेल्थ सेंटर जाए और दादी की मेडिकल रिपोर्ट और टेस्ट रिजल्ट्स ले जाए। उसकी बात सुनकर वान जिक्सन तुरंत समझ गया और इमरजेंसी रूम की तरफ चल पड़ा। जिंग युआन्यून सीधे टाउन की पुलिस स्टेशन की तरफ चली गई। जैसा कि उसने सोचा था, पुलिस को अपनी बात बताने के बाद ड्यूटी पर खड़े पुलिस वाले ने हाथ फैलाकर निराशा से कहा, ये आपका पारिवारिक झगड़ा है। ये स्ट्रीट ऑफिस और मोहल्ला समिति का मामला है। आप मोहल्ला समिति जाकर समाधान करिए, हम इसमें मदद नहीं कर सकते। जिंग युआन्यून ने उसे घूरते हुए कहा, मैं जानबूझकर चोट पहुंचाने और दुरुपयोग की रिपोर्ट करने आई हूँ। अगर आप केस नहीं लेते तो लिखित में बताए कि आप केस नहीं लेंगे और मेरी दादी की चोट की रिपोर्ट सीधे सू सिटी पीपुल्स प्रोसिक्यूटरेट में भेज दी जाए। पुलिस वाला थोड़ी देर के लिए चौंक गया और समझ ही नहीं पाया कि क्या करना चाहिए। हम रात में आपातकालीन मामलों को संभालते हैं। आपके जैसे मामलों के लिए आप कल सुबह आकर रिपोर्ट कर सकते हैं। क्या ये ठीक है? जिंग युआन्यून ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि अगर ड्यूटी वाला पुलिस मामला टालने की कोशिश करेगा तो वह सीधे सिटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में शिकायत करेगी। पुलिस वाले ने धीरे से आह भरी, कुछ सोचने के बाद फोन उठाया और कहा, थोड़ी देर रुको, मैं पहले लीडर से पूछकर बताता हूँ। इस समय उसके सहकर्मी और सीनियर्स काम खत्म करके जा चुके थे। वह बस एक नया ड्यूटी वाला पुलिस था और ज्यादा कुछ नहीं जानता था। थोड़ी देर बाद उसने फोन पर सब समझाया। सामने वाले ने क्या कहा वो नहीं पता, लेकिन पुलिस वाले लगातार सिर हिला रहा था और जिंग युआन्यून को देखकर बोल पड़ा, ठीक है, समझ गया। फोन रखने के बाद उसने जिंग युआन्यून से पूछा, आपकी दादी अभी कहाँ है? मुझे पहले वहां ले चलो, चोट बहुत गंभीर है और उन्हें शहर भेज दिया गया है। अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको अभी वहां ले जा सकती हूँ। पुलिस का कदम अचानक थम गया। पहले उसने सोचा था कि ये बस घर के छोटे झगड़े हैं, लेकिन अब वह देख रहा था कि मामला इतना गंभीर है। और तभी वान जिक्सन, वो सब जल्दी से अंदर आए, हाथ में ढेर सारी लिस्ट्स लिए। ये मेरी दादी की मेडिकल रिपोर्ट और डायग्नोसिस सर्टिफिकेट हैं, आप पहले इन्हें देख सकते हैं। जियांग युआन्यून ने हाथ बढ़ाया और वान जिक्सन के हाथ से सारे फॉर्म ले लिए। पुलिस वाला झुककर देखने लगा।
कुछ डायग्नोसिस सर्टिफिकेट्स देखकर और अंत में लिखी हुई लाइन ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजने की सलाह दी जाती है पढ़कर उसकी आंखें फैल गईं। लगता है चोट बहुत गंभीर है, नहीं तो हॉस्पिटल भेजने की सलाह क्यों दी जाती। पुलिस ने पास खड़े कुछ लोगों को समझाया, फिर जियांग यूनिवान और बाकी के साथ बाहर निकल गया। चूंकि पुलिस के पास पिकअप ट्रक था, इसलिए जियांग यूनिवान और बाकी लोग अपने साइकिल वहीं पुलिस स्टेशन पर छोड़कर पुलिस के साथ कार में बैठ गए। पहले ही उनकी चाची कह चुकी थी कि सीधे पीपुल्स हॉस्पिटल चले जाएं, इसलिए वे सीधे वहां पहुंच गए। जैसे ही इमरजेंसी रूम के दरवाजे पर पहुंचे, वू शिवमेई और उनकी चाची ऑपरेटिंग रूम के बाहर बेचैनी से इंतजार कर रही थी। जियांग यूनिवान को पुलिस के साथ आते देखकर उनकी आंखें फैल गईं। जियांग यूनिवान ने कहा कि पुलिस मामले को समझने आई है। ये सुनते ही उनकी चाची ने दिल में जमी सारी नाराजगी बाहर निकाल दी। हर शब्द जैसे खून के आंसुओं के साथ निकल रहा हो, पिता की गलती पर उन्हें खरी खोटी सुनाई। पुलिस वाला अपने छोटे नोटबुक में रिकॉर्ड कर रहा था। इतनी सारी बातें सुनकर वह थोड़ी चौंक गया और एक पल के लिए लिखना रोक दिया। इतना निर्दयी, क्या यही एक पिता और पति होने का मतलब है? उसने खुद से पूछा। वो बस घबराया हुआ महसूस कर रहा था। उसका खुद का पिता भी घर में थोड़े आत्मकेंद्रित थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा माँ को कुछ शब्दों में डांट देते, कभी मारते नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी बेटी ने भी उन्हें नहीं बचाया। चाची की बातें सुनकर पुलिस वाला वू शिवमेई की तरफ मुड़ा, जैसे उनसे पूछ रहा हो। वू शिवमेई ने फिर से अपने दिल की सारी नाराजगी बयां की। पुलिस वाला सुनकर कांप रहा था, बाकी परिवार के सदस्य तो और भी ज्यादा। जब दादी को बाहर निकाला गया, पुलिस ने चुपचाप के वादा किया कि इस मामले को सही तरीके से सुलझाएंगे। वो देखकर जैसे दादी पूरी तरह घायल हो गई थी। दादी को बाहर आते देख वू शिवमेई और उनकी चाची जल्दी से आगे बढ़ी। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? ठीक है ना? डॉक्टर ने हल्के से आह भरी और कहा, आज रात उनका ध्यान रखो, इसी पर उनकी जिंदगी या मौत निर्भर करेगी। ये सुनते ही वू शिवमेई और चाची के चेहरे पर गहरी पीड़ा छा गई। दादी अभी भी होश में थी और छोटा पुलिस वाला ज्यादा जानकारी नहीं ले सका, इसलिए उसे पहले वापस जाना पड़ा और दादाजी के घर जाकर उनकी स्थिति पता करनी थी। जाने से पहले उसने जियांग यूनिवान और बाकी को भरोसा दिलाया, फिक्र मत करो, मैं इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। छोटे पुलिस वाले के चेहरे पर जो न्याय की झलक थी, उसे देखकर चाची ने कहा, आप अच्छे और न्यायप्रिय पुलिस वाले हैं, हम आप पर भरोसा करते हैं। ये बातें पुलिस वाले को और भी जज्बा दे गईं। उसने अपने सामान पैक किए और वापस लौट गया। उसके जाने के बाद वे दादी के वार्ड के दरवाजे पर पहुंचे। दादी को अंदर देख सभी का मन भारी हो गया। आधे रात तक वो शिवमेई होश में आई और चाची से बोली, आप लोग यहीं रुको, मैं वापस जाकर कुछ खाना बना देती हूँ। भले ही उन्हें दादी की निगरानी करनी हो, पर खाना तो खाना ही पड़ेगा। वो शिवमेई चले जाने के बाद नर्स कुछ रसीदों और अस्पताल के कागजात लेकर आए और बोली कि फीस भर दो और अस्पताल में भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर लो। वान झिजिन ने फॉर्म उठाया और टोल ऑफिस की ओर बढ़ गया। जियांग युवान ने थकी हुई शक्ल से अपनी आंटी को देखा और धीरे से बोली, आंटी, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं दादी का ख्याल रखूंगी। आंटी ने हल्का सा हाथ हिलाया। वो मना करना चाहती थी, लेकिन जियांग युवान की जिद देखकर बस बेंच पर बैठ गई और आंखें बंद कर आराम करने लगी। जियांग युवान दादी के अस्पताल के बिस्तर के पास गई और उनके हाथों को धीरे से पकड़ा, जो डरावने निशानों से भरे हुए थे। दादी, आप बस सहन करें, जियांग युवान ने धीरे से कहा। असल में दादी अभी अभी ऑपरेशन से निकली हैं, तो उन्हें खाना पीना नहीं लेना चाहिए था, लेकिन जियांग युवान को पता था कि इस जगह का पानी अलग है, इसलिए उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। वो बाहर की तरफ नजर उठाकर देखने लगी। देखा कि आंटी अभी भी बेंच पर बैठी है और उनकी आंखें बंद हैं। वो ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए जियांग युवान ने थोड़ी सी जगह का पानी लेकर दादी के मुंह में डाल दिया। दादी शायद पूरी तरह होश में नहीं थी, लेकिन जब जियांग युवान ने पानी दिया, तब भी उन्होंने उसे निगल लिया। कुछ ही देर में उन्होंने आधा पानी निगल लिया। जियांग युवान के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। बस दादी निगल ही सकती हैं, इसका मतलब है कि अभी बहुत उम्मीद बाकी है। थोड़ा और पानी पिला दिया, लेकिन जब दादी और नहीं निगल रही थी, तो जियांग युवान ने रुक गई। जब वो वार्ड से बाहर आई, वान झिजिन ने पहले ही फीस चुका दी थी। जियांग युवान को बाहर आते देख उन्होंने चेतावनी दी, डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा चलना ठीक नहीं है, आप अंदर जाकर दादी को परेशान मत करो। जियांग युवान ने धीरे से सिर हिलाया, समझाते हुए कि उन्हें सब समझ में आ गया।
आंटी के पास बैठी, उन्होंने हाथ उठाकर धीरे से उसकी हथेली को ढक लिया। आंटी ने आंखें खोली और हल्की सी मुस्कान दी। वुमेन्स कॉलेज बदल गया है, लेकिन मैं तुम्हें 1 महीने से नहीं देखी, पर तुम्हारा चेहरा पहले से बहुत बेहतर दिख रहा है, आंटी मुस्कुराई। और कहते हुए उन्होंने जियांग युआन का चेहरा 2 बार छुआ। त्वचा भी काफी सुधरी है। जियांग युआन भी हंस दी। हमारे परिवार में कोई भी बदसूरत नहीं होता, उसने हंसते हुए कहा। आंटी ने उसकी बात सुनी, लेकिन उससे बोलने का मौका मिलने से पहले ही वू शिउमे जल्दी से कुछ लंच बॉक्स लेकर आ गई। लंच बॉक्स रखते हुए उसने जियांग युआन और वान झिजन से कहा, मैंने आपके लिए खाना नहीं लाया, आप लोग पहले वापस चलिए। युआन को कल क्लास ज्वाइन करना है, 1 हफ्ते से ज्यादा देरी हो गई है, और अब वो हाई स्कूल के 3rd ईयर में है। ज्यादा देर नहीं कर सकते। ये सुनकर आंटी ने तुरंत सिर हिलाया और वान झिजन से कहा कि जियांग युआन को पहले घर छोड़ दे। यहाँ रहना तो अच्छा होता, पर अब समय नहीं था। जियांग युआन ने सोचा कि इतने लोग यहाँ रहकर भी ज्यादा फायदा नहीं होगा, इसलिए वह वान झिजन के साथ घर लौट गई। घर लौटकर वान झिजन ने कहा कि जल्दी से नहाओ और आराम करो। जियांग युआन ने सहमति जताई और अपने कमरे में चली गई। आम दिनों में वे सभी बाथरूम में नहाते थे, लेकिन चूंकि जियांग युआन के पास स्पेस था, उसने अपने कमरे में एक लंबा लकड़ी का बैरल रखा था, जिसमें वह नहाती थी। वान झिजन ने कोई बात नहीं कही। जियांग युआन कमरे में प्रवेश करते ही वो सीधे स्पेस में घुस गई। स्प्रिंग के पानी में नहाते हुए उसने अपने मन से सारे फल इकट्ठा कर लिए। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हो गया था, जिससे वो थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, लेकिन शुक्र है स्प्रिंग के पानी में नहाने के बाद उसके शरीर की सारी थकान दूर हो गई। जब वो स्प्रिंग से बाहर आई तो उसका पूरा शरीर बिल्कुल तरोताजा हो गया। मियाओ मियाओ के पास जाकर उसने देखा कि मियाओ मियाओ पहले से थोड़ी लंबी लग रही थी, लेकिन अब उसके मन में इतनी बड़ी उम्मीदें नहीं बची थी। सारे पौधों को फिर से पानी देने के बाद वो घर वापस लौटी और आराम करने की तैयारी करने लगी। एक रात जल्दी ही निकल गई। सुबह वान झिक्सिन जल्दी उठकर दरवाजा खटखटाने आया। जियांग युआन भी अभी अभी उठी थी, उठकर खुद को संभाला और कमरे से बाहर आई। वान झिक्सिन पहले ही नाश्ता बना चुका था। जैसे ही उसने उसे आते देखा, उसने कहा, युआन नाश्ता कर लो, फिर स्कूल वापस जा दो। परिवार की बातें मत सोचो। जियांग युआन ने उसे कहा, मैं बाद में टीचर से छुट्टी की बात करूंगी, आज स्कूल नहीं जाऊंगी और माँ और आंटी की जगह अस्पताल जाऊंगी। वान झिक्सिन ने ये सुनकर भौहें चढ़ा लीं। 1 हफ्ते से स्कूल नहीं गई, इतना समय छोड़ देने के बाद पढ़ाई में पीछे पड़ जाओगी, क्या करोगी? उसने नाखुशी जताए। जियांग युआन ने सिर हिलाया और कहा कि कोई बात नहीं, वह अस्पताल में खुद पढ़ाई कर लेगी। वान झिक्सिन उसे रोक नहीं पाया, इसलिए मजबूरन उसने जाने दिया। अच्छा, फिर बस अस्पताल के लिए बस पकड़ लेना, रास्ते में ज्यादा देर मत लगाना, उसने चेतावनी दी। जियांग युआन ने सिर हिलाकर कहा कि समझ गया। नाश्ता खत्म करने के बाद उसने नाश्ता लिया और बस में बैठकर अस्पताल के लिए निकल गई। दादी के वार्ड में वू शिउमे और आंटी अभी भी जाग रही थी। एक खिड़की के पास झुकी हुई थी और दूसरी बिस्तर पर लेटी हुई। लगता था कि दोनों बहुत थकी हुई हैं। शायद उन्हें ज्यादा नींद नहीं मिली थी, इसलिए दोनों इतनी सुस्त दिख रही थी। जियांग युआन की नज़र दादी पर पड़ी, जो अस्पताल के बिस्तर पर आंखें खोलकर उसे देख रही थी। उसकी आंखें चमक उठी और उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए मुंह खोला, लेकिन दादी ने उसकी हरकत देखी और जल्दी से हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। फिर वो शिउमे और आंटी की ओर देखकर इशारा किया कि उन्हें जगाना नहीं है। जियांग युआन ने सिर हिलाकर समझा दिया कि उसे सब समझ आ गया। दादी के बिस्तर के पास जाकर उसने धीरे से पूछा, दादी आप कैसी हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? दादी ने धीरे धीरे सिर हिलाया, ये बताने के लिए कि सब ठीक है और चिंता मत करो। दादी को जागता देख जियांग युआन का दिल बहुत शांत हो गया। जैसा कि डॉक्टर ने कहा था, अगर दादी जाग सकती है तो कोई जानलेवा खतरा नहीं है। वू शिउमे, जो बिस्तर के पास झुकी थी, शायद आवाज सुनकर तुरंत जाग गई। दादी को जागा देख उसने उत्साहित होकर चिल्लाया, माँ आप जाग गई हैं, कैसा लग रहा है, कुछ तकलीफ तो नहीं? दादी के जवाब का इंतजार किए बिना वो सीधे बाहर दौड़ी। डॉक्टर डॉक्टर, मेरी माँ जाग गई हैं, आइए देखिए। उसकी आवाज पूरे कॉरिडोर में फैल गई। जियांग युआन ने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा, माँ आवाज कम करो, यहाँ और भी मरीज हैं।
तभी वो शियुमेई को एहसास हुआ कि वो बहुत उत्साहित हो गई थी। उसने अपनी आवाज़ कम की और जल्दी से डॉक्टर के ड्यूटी रूम की तरफ दौड़ी। खिड़की के पास बैठी हुई आंटी ने भी वो शियुमेई की चिल्लाहट सुनी और तुरंत जाग गई। दादी सच में जाग गई थी, ये देखकर आंटी का दिल तुरंत शांत हो गया। हे भगवान, आखिरकार जाग ही गई, आंटी ने राहत भरे शब्द कहे और उनकी आंखें लाल हो गईं। दादी की हालत देखकर दादी की तरफ हाथ बढ़ाया और आंटी जल्दी से उनका हाथ पकड़ने लगी। अगर वह सोचती कि अभी चोट सही नहीं हुई है तो वह शायद उन्हें गले भी लगा लेती। जियांग युवान एक तरफ खड़ी होकर मुस्कुराए और उन्हें देखते रही। कुछ ही देर में वू शियुमेई ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दादी की हालत चेक की, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मरीज की हालत स्थिर है, अब जान का खतरा नहीं है। अब सिर्फ शरीर पर चोटें हैं, उन्हें धीरे धीरे ठीक होने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर तीनों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वू शियुमेई ने डॉक्टर को बार बार धन्यवाद कहा। डॉक्टर भी थोड़ा शर्मिंदा हुआ और जल्दी से बाहर निकल गया। तभी जियांग युवान ने टेबल पर रखा नाश्ता निकालते हुए कहा, चूंकि दादी अब ठीक हैं, तो क्यों न पहले नाश्ता कर लें। माहौल आरामदायक हो गया और दोनों खाने की तरफ ध्यान देने लगे। डॉक्टर ने कहा कि दादी अभी खा नहीं सकती, इसलिए वह बस उन्हें देखते रह सकती हैं। ये देखकर वो शियुमेई नाश्ता बाहर जाकर खाने लगी ताकि दादी को भूख लगती हुई न लगे। जियांग युवान दादी के पास बैठी, उनका हाथ धीरे से पकड़ा और प्यार से बोली, दादी, आप नहीं जानती, कल मेरी माँ और आंटी डर के मारे पागल हो गई थी। अगर डॉक्टर कहते कि आप नहीं बचेंगी तो मुझे लगता है वे तुरंत आपके पीछे चली जाएंगी। दादी की आंखें सुनते ही लाल हो गईं। मुझे पता है, सब सुना मैंने, दादी ने बहुत खराश वाली आवाज में कहा। कल पूरा दिन भले ही वह बेहोश थी, पर उनकी चेतना बनी हुई थी। उन्होंने सब कुछ महसूस किया जो उनके आसपास हो रहा था और जानती थी कि उनकी दोनों बेटियों ने उनके लिए बहुत कुछ किया। सासू माँ, आप अगले साल 7 साल की हो जाएंगी। आपके बच्चे कई सालों से शादीशुदा हैं। आप सारा जीवन दूसरों के लिए जीती रही हैं। अब कुछ दिन आप अपने लिए क्यों न जिए। जियांग युवान ने धीरे से कहा। दादी थोड़ी देर कुछ नहीं बोली। जियांग युवान ने सोचा कि शायद वह तैयार नहीं है, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो दादी के चेहरे पर भी उम्मीद की झलक थी। जियांग युवान ने जल्दी से मनाने की कोशिश की, मैं अगले साल एग्जाम दूंगी। मेरे माता पिता काम में व्यस्त रहते हैं और कभी कभी जल्दी में आते हैं और खाना बनाते हैं। अगर आप यहाँ होंगी तो कोई मुझे खाना बना कर देगा। मुझे आपकी रेसिपी सबसे ज्यादा पसंद है, दादी। दादी के चेहरे पर थोड़ी झिझक दिखाई दी। ये झिझक उनके पति और बेटे की वजह से नहीं थी। इस बार उन्हें इतनी मार पड़ी और लगभग अपनी जान गंवाने वाली थी। और उन्हें एक एहसास हुआ, वे अब अपने पति और बेटे की उम्मीदों से निराश थीं। उनका सोचना अब बहुत सरल था। उनकी बेटी उनकी अपनी है, लेकिन शादी के बाद वह अपने परिवार की हो गई है। अगर वह हमेशा अपनी बेटी के घर रहेंगी तो उन्हें हमेशा थोड़ा अजीब लगेगा। वे डर रही थी कि अपनी वजह से अपनी बेटी के लिए कोई मुश्किल न पैदा कर दे। अब जब उसकी बेटी और दामाद के बीच कोई झगड़ा होगा तो इसका दोष पूरी तरह से उसकी मां पर पड़ेगा। और ऊपर से वू शियुमेई और बाकी लोग जहां रहते हैं वह जगह केवल कुछ ही वर्ग मीटर की है। वहां 3 लोग भी थोड़े तंग रहते हैं। अगर उसमें और कोई शामिल हो जाए तो घर और भी ज्यादा तंग हो जाएगा। जब दादी के चेहरे पर हिचकिचाहट दिखाई दी तो जियांग युवान समझ गई कि वह क्या सोच रही हैं। क्या तुम्हें रहने की जगह की चिंता है, या डर है कि पुराने समय की तरह लाओवान भले कुछ न कहे पर अपने मन में तुम्हारे बारे में शिकायत करेगा। जियांग युवान ने फिर पूछा। दादी कुछ पल चुप रही, फिर हल्का सा सिर हिलाया। चिंता मत करो, लाओवान ऐसा इंसान नहीं है, जियांग युवान ने जोर देकर कहा। पिछली जिंदगी में वान छीक्सन ने वू शियुमेई के लिए अपनी जान तक नहीं छोड़ी थी, पर उसने कहा था कि वह उसकी जिम्मेदारी लेगा बिना किसी हिचकिचाहट के। यह आदमी भरोसे लायक था। जब दादी वहां रहती उसे बस ये डर था कि लाओवान उनकी देखभाल सही से नहीं करेगा या उन्हें नजरअंदाज करेगा, लेकिन इस मामले में वह निश्चित रूप से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करेगा। इसी दौरान चाची बाहर से अंदर आ गईं। उन्होंने अभी अभी दरवाजे पर दोनों की बातचीत सुनी थी, तो उन्होंने सीधे कहा, मेरी बहन यहाँ नहीं रह सकती, तुम मेरे साथ रह सकती हो। दादी ने सुनकर खाली खाली आंखों से उन्हें देखा, फिर जल्दी से मना करते हुए हाथ हिलाया। हालांकि चाची का घर बड़ा था, पर वहां दूर दराज की जगह थी और वहां रहने वाले ज्यादातर युवा कामकाजी लोग थे। कोई भी दादी जैसी उम्र का नहीं था।
चाची कई बार 10-15 दिन के लिए बाहर जाती हैं। दादी अकेली रहकर वहां नहीं रह सकती। अगर तुम्हें अकेलापन लगे तो आसपास की दुकानें घूम सकती हो। मेरे पीछे थोड़ी सी जमीन भी है, मैं कुछ बीज ले आ सकती हूँ, तुम वहां सब्जियां उगा सकती हो। डरती हो कि कुछ करने को नहीं मिलेगा? चाची ने ठंडे अंदाज में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं लंबे समय के लिए बाहर चली जाऊंगी और तुम्हें कोई साथ नहीं देगा, तो मेरी बहन को बुला सकती हो या कुछ दिन मेरी बहन के घर रह सकती हो। चाची ने कई योजनाएं सुझाई, फिर भी दादी के चेहरे पर हिचकिचाहट साफ दिख रही थी, जैसे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा हो। वो ज्यों में मुस्कुराए और अपनी चाची से बोली, मैं तो बस माँ की देखभाल करना चाहती थी और उन्हें आराम से रहना चाहती थी, पर तुम तो उल्टा कर रही हो। कई लोग चर्चा कर रहे थे, पर कोई हल नहीं निकला। ये देख जियांग युयुआन अपनी चाची के पास गई और बोली, चाची, आपने सुना न कि हमने सूजो में कई नई कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई हैं? चाची ने इसके बारे में सुना था, तो जियांग युयुआन की बात सुनकर उन्हें अंदाजा हो गया कि वह क्या कहना चाहती हैं। क्या मतलब तुम चाहती हो कि मैं घर खरीद लूं? चाची ने भौहें उठाते हुए पूछा। जियांग युयुआन ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, अभी घर महंगा नहीं है, जितना हो सके उतना खरीद लो। चाची ने माथा चढ़ाया। शुरुआत में जियांग युयुआन को लगा कि शायद उन्हें विश्वास नहीं है, पर जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, चाची ने आगे कहा, ये बात तुमने कहाँ से सुनी? वह भी पहले से सुन चुकी थी, और अब जब घर खरीदने का मौका है, तो उन्हें जल्दी करना चाहिए। घर खरीदना मुश्किल नहीं है, पर मुझे अभी इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं कुछ दुकानें और फैक्ट्रीज खरीदूंगी, ताकि भविष्य में शाखा कंपनी खोल सकूं। चाची ने साफ कहा। जियांग युयुआन ने मनाने की कोशिश की, पर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती? क्या तुम अब इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती? क्या तुम अपनी दादी को संभालना नहीं चाहती? जब समय आएगा, शहर में रहना उपनगरों में रहने से कहीं ज्यादा आरामदायक होगा। ये सुनते ही पास बिस्तर पर लेटी दादी जल्दी बोली, इतनी फिक्र मत करो। अगर तुम ऐसे परेशान हो रही हो, तो मुझे सच में दिल में बहुत दुख होता है। दादी अब नहीं चाहती थी कि उनके कामों की वजह से उनकी 2 बेटियां और परेशान हों। आंटी वैसे भी अक्सर जिद्दी रहती थी। जितना ज्यादा उन्हें किसी चीज से रोका जाता, उतना ही ज्यादा वो करना चाहती। खासकर वो चीजें जो उनके माता पिता कहें। अब जितना दादी उन्हें रोकती, उतना ही उनकी जिद बढ़ती। इसलिए उन्होंने सीधे निर्णय ले लिया और कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, मैं इन 2 दिनों में जाकर देखूंगी। जियांग युवान ने ये सुनते ही होठ सिकुड़े और हंस दी। उसे पता था कि अपनी आंटी के सामने ये चाल काम आएगी। आंटी, जब आप घर देखने जाएं, तो मुझे भी साथ ले चलना। मैं भी साथ चलना चाहती हूँ। जियांग युवान मुस्कुराते हुए अपनी आंटी से बोली। आंटी ने उसकी बात सुनकर हल्के से सिर हिलाया और कहा, ठीक है। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाया और उसके सिर पर 2 बार प्यार से हाथ फेर दिया। जियांग युवान ने देखा कि दादी की हालत स्थिर हो गई है, इसलिए वह ज्यादा नहीं रुकी और वापस स्कूल चली गई। स्कूल पहुंचते ही तीसरी क्लास की घंटी बज चुकी थी, यानी हेड टीचर की क्लास। क्लास टीचर उसकी बार-बार की छुट्टियों से थोड़े नाराज थे। चाहे कितने भी अच्छे नंबर हों, लगातार गैरहाजिरी उन्हें पसंद नहीं थी। क्लास खत्म होने के बाद उन्होंने जियांग युवान को बुलाया और अपने ऑफिस में मन की बातें बताई। जियांग युवान ने एक भी बात पर आपत्ति नहीं की और हाँ में सिर हिलाया, जैसे सब समझ रही हो। हेड टीचर ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा है कि तुम सब समझती हो। तुम्हारे नंबर अब अच्छे हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे स्कूल तक सीमित हैं। बाहर और भी बड़े लोग हैं, और आसमान से ऊपर भी आसमान है। इसलिए खुद को बहुत बड़ा मत समझो। जियांग युवान ने धीरे से सिर हिलाया, जी समझ गई। उसकी विनम्रता देखकर टीचर ने और कुछ नहीं कहा, बस कहा कि अगर कुछ समझ न आए तो उनसे पूछ लेना। बात खत्म होने के बाद जियांग युवान बाहर आए, आसमान की ओर देखा और राहत की सांस ली। दोपहर के समय जब वह स्कूल की कैंटीन में खाना खा रही थी, उसकी डेस्कमेट किनयान सामने बैठी। जियांग युवान ने उसकी ओर देखा। किनयान ने पहले जेगमीजू की तरफ देखा, फिर सिर झुकाया और धीरे धीरे खाना खाने लगी। तुम और जेगमीजू सच में अलग हो रहे हो? किनयान ने धीरे से पूछा। जियांग युवान ने कुछ नहीं कहा और उसकी अगली बात का इंतजार किया। किनयान ने देखा कि वह चुप है, तो उसने फिर कहा, पिछले 2 दिन जब तुम स्कूल नहीं आए, उसने तुम्हारे बारे में बुरी बातें फैलाई हैं। जियांग युवान ने अपनी भौहें उठाई, जैसे पूछ रही हो, कौन सी बुरी बातें? किनयान ने कंधे उठाए, और क्या कह सकती है? वो अफवाहें तुम्हारी इज्जत बिगाड़ने वाली हैं।
लोगों ने कहा कि जियांग युवान इस हफ्ते स्कूल नहीं आई क्योंकि वो किसी आदमी के साथ भाग गई और उसका परिवार उसे ढूंढने के लिए पागल हो गया। ये बात बड़ी आत्मीयता से फैलाई गई और दोनों पहले दोस्त होने की वजह से सबने यकीन कर लिया। आज जियांग युवान सबके सामने आई। सभी सोच रहे थे कि शायद उसके माता पिता ने उसे ढूंढ लिया है और उनकी निगाहों में थोड़ी नफरत की झलक थी। तभी जियांग युवान को समझ आया कि आज छात्र छात्राएं उसे ऐसे क्यों देख रहे थे। वजह यही थी, वो हल्का सा ठहाका मारती है और होठों के कोने खुद ब खुद ऊपर उठ जाते हैं। कीन यान ने उसकी हंसी सुनी और थोड़ा हैरान होकर बोली, ये हंस रही हो आखिर क्यों? कीन यान थोड़ा उलझन में थी। ऐसे वक्त पर कोई भी चिंता में होना चाहिए थी, भूख भी नहीं लगनी चाहिए थी, फिर भी वो हंस कैसे रही है? जियांग युवान ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और पास ही खड़ी ज़ेंग मीजू की तरफ देखने लगी, जो कुछ लड़कियों से बातें कर रही थी। शायद ज़ेंग मीजू ने उसकी नज़रें महसूस कर लीं, क्योंकि उसने भी झुककर उसकी तरफ देखा। जब उसने देखा कि जियांग युवान सच में उसे देख रही है, उसके चेहरे पर डर की हल्की झलक आई और अनजाने में उसने अपनी नज़रें हटा लीं। जियांग युवान का चेहरा बेभाव था, उसने भी अपनी नज़रें हटा लीं और धीरे धीरे अपने कटोरे का खाना खाने लगी। कीन यान ने फिर सिर उठाया और पूछा, तुम गुस्सा नहीं हो? जियांग युवान ने ईमानदारी से सिर हिलाया, हूँ, मैं बहुत गुस्सा हूँ। कीन यान को भरोसा नहीं हुआ, ऐसी दिख रही हो लेकिन गुस्से वाली लगती ही नहीं, उसने सोचा। जियांग युवान ने उसकी शंका पर कोई जवाब नहीं दिया और अपना खाना खत्म किया। ज़ेंग मीजू ने देखा कि अब उसकी तरफ कोई नज़र नहीं है, तो उसने राहत की सांस ली और आराम से खाने लगी। जियांग युवान ने अपने कटोरे का आखिरी दाना भी खा लिया, फिर उठकर जहां से चावल लिया गया था वहां गई और बड़ी कटोरी में साफ सूप भर लिया। साफ सूप से भरी कटोरी लेकर जियांग युवान सीधे ज़ेंग मीजू की तरफ बढ़ी। ज़ेंग मीजू ने देखा कि कोई उसके सामने खड़ा है और अनजाने में सिर उठाया। जब उसने देखा कि सामने जियांग युवान खड़ी है, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तुम क्या करने वाली हो? ज़ेंग मीजू थोड़ी हड़बड़ाते हुए बोली। जियांग युवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसने जोर से कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। ज़ेंग मीजू समझ नहीं पाए और भौहें सिकुड़ते हुए पूछी, शुक्रिया क्यों? जियांग युवान ने उसका जवाब सुनने का इंतजार किए बिना अपने हाथ में सूप की कटोरी उठाए और पूरा सूप उसके ऊपर उंडेल दिया। ज़ेंग मीजू चौंक कर बैठ गई, कुछ समझ ही नहीं पाई। पास खड़ी लड़कियां चीख पड़ीं। काफेटेरिया में सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। जियांग युवान, तुम पागल हो, ये क्यों किया? ज़ेंग मीजू चीखते हुए बोली। इस वक्त उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, उसके बालों पर सूप फैल चुका था और बाल भिगोकर माथे से चिपक गए थे। वो घिन से अपने बालों को संभालने लगी और साथ साथ जियांग युवान को कोसती रही। जियांग युवान बिना भाव दिखाए बोली, सुना है, जब मैंने हफ्ते में छुट्टी ली थी, तुमने स्कूल में मेरे बारे में अफवाहें फैलाईं और मेरी माँ ने मेरी वजह नहीं सुनी। तो अब तुम मेरी मदद कर रही हो, है ना? तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ज़ेंग मीजू ने जब देखा कि जियांग युवान सब जान गई है, उसका चेहरा तुरंत ही गुनाह और शर्म के भावों से बदल गया। मैंने ऐसा नहीं कहा, सब लोग कहते हैं, मैं ही नहीं हूँ। वह अभी भी अपनी सफाई देती रही। जियांग युवान ने हल्का सा ठहाका मारते हुए कहा, मुझे लगता है तुम भूल गई हो कि फूया कैसे फंसी थी। जिस रास्ते पर तुम अभी चल रही हो, वही रास्ता उसने भी चला था। मुझे नहीं लगता कि तुम भी वही रास्ता अपनाना चाहोगी और उसी में फंसना चाहोगी, है ना? या फिर क्या तुम चाहोगी कि मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर मामला दर्ज कर दूं, या फिर कोर्ट में जाकर तुम्हारे खिलाफ मानहानि का केस कर दूं? जियांग युवान ने ठंडी आवाज में कहा। इस वक्त उसके चेहरे पर हंसी जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई गर्मी नहीं थी। जियांग मेजू अब बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। वैसे भी हम 10 साल से ज्यादा की दोस्त हैं, मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच चीजें इतनी बदसूरत हो जाएं। जियांग युवान ने आगे कहा, हम भविष्य में लंबे समय तक साथ नहीं रहेंगे। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद हर कोई अपने अपने रास्ते चला जाएगा। अगर तुम मेरे पीछे कुछ छोटे छोटे खेल करोगी तो मैं आज की तरह नहीं छोड़ूंगी। जियांग युवान ने उसे ठंडी निगाहों से देखा और कहा, मुझसे फिर से मत उलझना, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे किए का पछतावा कराऊंगी। इतनी बातें कहकर जियांग युवान ने उसे नजरअंदाज किया, अपनी सीट पर लौटकर अपना लंच बॉक्स पैक किया और कैंटीन से बाहर चली गई। जियांग मेजू वहां शर्मिंदगी और असहाय भावों में बस खड़ी रह गई। भीड़ की निगाहें उसे देखने लगी और वह बहुत असहज महसूस करने लगी। उसने भीड़ की तरफ गुस्से से घूरा और चिल्लाए, किसकी तरफ देख रहे हो?
गलती तो मैंने नहीं की है, इसमें अच्छा क्या है? अगर और देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। इतना बोलते ही वह अपना लंच बॉक्स भूलकर रोते हुए कैंटीन से भाग गई। जियांग युवान उसके बाहर इंतजार कर रही थी और जब उसने उसे दौड़ते देखा तो उसके सामने रुक गई। अंदर ही अंदर जेंग मेजू अब भी एक छोटी बच्ची ही थी। उसने सोचा कि वह अभी हाल ही में सबके सामने इतनी बड़ी अपमान झेल चुकी है, इसलिए गुस्से में अपने दाहिने हाथ को घुमाकर जियांग युवान को मारने ही वाली थी। जियांग युवान ने उसे मारने दिया नहीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया, जेंग मेजू का हाथ पकड़ लिया और फिर दूसरा हाथ सीधे उसके चेहरे की ओर हिलाया। जेंग मेजू जोरदार थप्पड़ की आवाज से चौंक गई। जियांग युवान ने पीछे से भी थप्पड़ मारा और उसे मजबूती से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। जेंग मेजू का दिमाग अचानक घूमने लगा। मेरी सहनशक्ति को चुनौती मत दो, मैं अब वह बेवकूफ लड़की नहीं हूं जिसे तुम पहले मनाने में कामयाब हो जाती थी, जियांग युवान ने गहरी आवाज में कहा। पहले उसने वाकई जेंग मेजू को अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना था, इसलिए कभी कभी जब दूसरी तरफ कुछ गलत करती तो वह अनजान बनने का नाटक करती या उसे बहाने देती, बस दोस्ती बनाए रखने के लिए। पर अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। केवल एक ही दोस्ती के लिए कीमत चुकाता है तो क्या वह सच में दोस्ती कहलाएगी? जेंग मेजू ने अपना हाथ मुंह पर रखा और हैरानी भरी निगाहों से जियांग युवान को देखा। मुझे पता है तुम्हारे पास ज्यादा काम नहीं है, अगर तुम मुझे मजबूर करोगी तो मैं इसे तुम्हारे लिए छुपाऊंगी नहीं, जियांग युवान ने कहा। जेंग मेजू की आंखें तुरंत फैल गईं। वाकई दोनों ने साथ साथ बड़े होते हुए कई राज साझा किए थे। वह जानती थी जियांग युवान का राज और जियांग युवान भी उसका जानती थी। उसने सहज रूप से निगलते हुए कहा, हमने तो तय किया था, दूसरों को नहीं बताएंगे। जियांग युवान ने ठंडी नाक भौंकते हुए कहा, क्या तुम मुझे बाहर अफवाह फैलाने की इजाजत देती हो? मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल सकती और मैं अफवाहें नहीं फैला रही। जेंग मेजू ने अपनी नजरें नीचे झुकाईं और चुप हो गई। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, जियांग युवान ने फिर कहा, अब सिर्फ 1 साल बाकी है, छोड़ो, मुझे उकसाओ मत, मैं भी तुम्हें उकसाऊंगी नहीं। ये कहते ही जेंग युआनयुंग ने मोड़ लिया और चली गई। जेंग मीजू ने उसकी पीठ को देखा और अपने होठों को कसकर कुतर लिया। जेंग युआनयुंग वापस शिक्षण भवन में गई, बाथरूम में जाकर तैयार हुई और अपने स्पेस में जाने की सोचने लगी ताकि थोड़ा आराम कर सके। इन दिनों मैं बहुत थकी हुई थी, रात को ठीक से नींद नहीं आई और सुबह फिर जल्दी उठना पड़ा। स्पेस में पहुंचकर उसने पहले नहा लिया, साफ कपड़े पहन लिए, फिर कमरे में गई और आरामदायक बिस्तर पर लेट गई। स्पेस का मजा ही अलग है, जहां मन चाहे सो सकते हो। अगर अब ये दुनिया खत्म हो भी जाए, उसे डरने की जरूरत नहीं, जैसे जमीन ही खत्म हो गई हो। लेकिन उसे डर था कि अगर स्पेस में सोते सोते आराम इतना बढ़ गया तो ज्यादा सो जाएगी, इसलिए उसने पहले ही अलार्म घड़ी खरीद ली थी। अब अलार्म है तो देर होने का कोई डर नहीं। करीब आधे घंटे की नींद के बाद अलार्म बजे। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं। थोड़ी नींद लेने के बाद पूरी ताकत वापस आ गई। उसने खिंचाव किया, उठी और कमरे से बाहर आई। बाहर पहले ही जगह खुली हुई थी जहां पीच के पेड़ लगे हुए थे। एक और जगह खुली हुई थी जहां वह फुर्सत में कुछ बीज ले आएगी और सारी जगह को हरा भरा कर देगी। इस तरह से स्पेस और जल्दी अपग्रेड हो पाएगा। स्पेस में कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, इसलिए उसे नहीं पता कि अपग्रेड सिस्टम में कितने लेवल हैं और अभी वह किस लेवल पर है। लेकिन अब उसे इन सब की परवाह नहीं थी, अभी बस व्यस्त रहना ही काफी था। जैसे ही वह स्पेस से बाहर जाने ही वाली थी, बाहर से आवाजें आईं। 2 आवाजें थीं जिनको उसने पहले ज्यादा नहीं सुना था, लेकिन एक आवाज जेंग मीजू की थी। जैसे ही सुनी, पहचान गई। सुना है स्कूल में हाकिंग यूनिवर्सिटी के लिए कुछ रिकमेंडेशन कोटा है। सुना है वो कोटा तुम्हारी क्लास में है। अगर तुम अब भी मेरे बारे में अफवाह फैलाओगी तो मैं नहीं मानूंगी। ऐसी बुरी और कुख्यात छात्रा स्कूल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, एक अजनबी आवाज ने कहा। जेंग युआनयुंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और आंखों में एक चमक झलकी। तो जेंग मीजू सिर्फ पिछले झगड़े की वजह से ही उससे नफरत नहीं करती थी, इसमें और भी कारण थे। लेकिन यह अजनबी कौन था? लेकिन अब बाहर जाना आसान नहीं था। स्कूल के टॉयलेट्स में कोई प्राइवेसी नहीं थी, सिर्फ आधा इंसान ऊंचाई वाला सीमेंट का पिट जिसमें देख ही जाता था कि कोई है या नहीं। अगर वह अब बाहर जाती तो पकड़े जाने का डर था। लेकिन आज मुझे उसने पीटा और चेतावनी दी कि अगर मैं फिर कोई चाल चली तो सीधे पुलिस स्टेशन जाकर मुकदमा कर देगी। मैं अभी बहुत छोटी हूँ और मुझे फूया जैसी सजा नहीं चाहिए।
जेंग मीजू की आवाज में डर और हड़बड़ी झलक रही थी। जैसे ही यह आवाज खत्म हुई, जोरदार तालियों की आवाज आई। सुनो तो सही, लेकिन हमारी नहीं सुनती, एक तेज आवाज ने कहा, जो सुनकर थोड़ी घबराहट हुई। मैं तुम्हें बता सकती हूँ, अगर ये रिकमेंडेशन मेरा नहीं हुआ तो तुम मेरे लिए कर दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर सरसराहट की आवाज हुई, कदमों की आवाज निकट से दूर तक गई। और जैसे ही कदमों की आवाज दूर गई, जेंग मीजू की रुंझुनाती हुई रोने की आवाज भी आई। उन लड़कियों के कदम दूर होते चले गए और बाथरूम में सिर्फ जेंग मीजू की रोने की आहट बची। इसी बीच जियांग यूएनयू स्पेस से बाहर आए। जेंग मीजू की पीठ टॉयलेट की तरफ थी और जियांग यूएनयू सबसे अंदर के कमरे में थी, इसलिए उसने उसे नहीं देखा। जब जियांग यूएनयू उसके पीछे आई तो उसे एहसास हुआ और उसने पलट कर देखा। तुम जेंग मीजू इतनी हैरान थी कि पूरे वाक्य में कुछ बोल ही नहीं पाई। जाहिर था, उसे पता ही नहीं था कि जियांग यूएनयू कहाँ से आई। क्यों? मुझसे मिलकर हैरान हुई, जियांग यूएनयू ने आधी मुस्कान के साथ पूछा। अपनी शक्ति महसूस कर जेंग मीजू ने अनायास ही गला घुमाया और एक कदम पीछे हटी। तुमने सब कुछ सुना? जेंग मीजू ने धीरे से पूछा। जियांग यूएनयू ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, सब कुछ सुना। फिर उसने फिर से भौहें उठाई। अब मैं शक कर रही हूँ, फूया के गिरफ्तार होने से पहले क्या उसने स्कूल में अफवाहें फैलाई थी, या तुमने? जेंग मीजू ने ये सुनते ही जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, मैंने वाकई में पहले जो कहा वो नहीं कहा। हालांकि पहले कुछ अफवाहें फैली थी, लेकिन शुरू में उसने खुद से ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार वे लड़कियां ही उसके पास आई थीं और उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। उसने एक बार उनसे पूछा भी कि वे उसके पास क्यों आईं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि पहले वह अच्छी दोस्त थी, सब कुछ साझा करती थी, लेकिन अब जब सब अलग हो गए हैं, वे जियांग यूएनयू को और भी ज्यादा नापसंद करेगी। जेंग मीजू के दिल में भी जियांग यूएनयू के लिए काफी कड़वाहट थी, और दूसरी तरफ से मिलने वाले फायदे के लालच में उसने बिना ज्यादा सोचे समझे हाँ कर दी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जियांग यूएनयू ने बस यूं ही सब पता लगा लिया। कैफेटेरिया में अभी अभी उसने जियांग यूएनयू की धमकी नहीं भूली थी और उसके दिल में अभी भी डर था। अगर जियांग यूएनयू सच में उस पर केस कर दे तो वह क्या करेगी? तुमने अभी जो सुना वह भी मुझे शर्मिंदा करता है और मैं ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन वे मुझे मजबूर कर रही हैं, मैं रोक नहीं पा रही। जेंग मीजू ने आवाज में हल्की सी आंसू के साथ कहा। दोस्ती के लिए कृपया मुझ पर केस मत करो। जियांग यूएनयू ने हल्का सा हंसते हुए कहा, मुझे वाकई नहीं पता कि हम पहले दोस्त थे भी या नहीं। जेंग मीजू कुछ बोलने ही वाली थी कि जियांग यूएनयू ने आगे बढ़ते हुए पूछा, अभी जो लोग आए थे वे कौन थे? शुरुआत में जेंग मीजू ने कुछ कहा नहीं, उसने चुप्पी साधी। लेकिन आखिरकार उसने धीरे से कहा, ये प्रिंसिपल की पोती वाननिंग थी। वाह, प्रिंसिपल की पोती निकली, इसलिए उसने दूसरों से पहले सिफारिश के बारे में पता कर लिया। अभी तक सिफारिश की खबर बाहर नहीं आई थी और सबको अभी तक पता नहीं था। पहले कोई सिफारिश नहीं थी। जैसे ही ऊपरी स्तर पर सिफारिश नीति शुरू हुई, उनका स्कूल भी पिछले साल से यह नीति लागू कर रहा था। पिछले साल स्कूल में पहले नंबर पर आने वाले सीनियर को सीधे हुआ किंग यूनिवर्सिटी में सिफारिश दी गई थी। जियांग यूएनयू के ग्रेड हमेशा टॉप 3 में रहे थे और वह कभी कभी पहले भी आती थी, लेकिन ज्यादातर दूसरे या तीसरे नंबर पर रहती थी। वह सोच रही थी, अगर वाननिंग सिफारिश के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी तो उसे निशाना बनाने की जरूरत क्यों थी? आखिरकार वह तो बस दूसरी नंबर की छात्रा थी। जेंग मीजू ने उसके दिल की सोच पढ़ ली थी और धीरे से कहा, अगर किसी को पता चल गया कि उसकी पोती इतनी घिनौनी हरकत करके किसी को अनुशंसित जगह दिला रही थी तो उसकी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। प्रधानाचार्य वान हमेशा ईमानदार और निष्पक्ष रहे हैं, वह अपने बच्चों के पक्ष में नहीं झुकते। और ऊपर से अगर जो जियांग यूएनयू ने कहा वह सच निकला तो पूरे स्कूल के अच्छे बच्चों के भविष्य पर सवाल उठ जाएगा। ये बात वह कभी भी होने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, दादा होने के नाते वह अपनी पोती की असली काबिलियत भी जानते हैं। चाहे शीर्ष 5 में उसका नाम न आए, यह उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। ये सोचते हुए प्रधानाचार्य वान ने सीधा चेहरा बनाए रखा, हाथ में रखे माइक्रोफोन को उठाया और किसी नंबर पर कॉल की। उन्होंने वानिंग को अपने कार्यालय में बुलाने को कहा। उद्देश्य स्पष्ट था, दोनों को आमने सामने बैठाकर बात करवाना। वानिंग के आने का इंतजार करते हुए प्रधानाचार्य वान ने जियांग यूएनयू को बैठने के लिए कहा और उसके लिए 1 कप गर्म पानी डाल दिया। इसके बाद दोनों ने थोड़ी बातचीत की जियांग यूएनयू की पढ़ाई के बारे में,
और यह पूछा कि क्या हाल ही में उसे किसी चीज में दिक्कत हो रही है। जेंग युआनयून ने हल्का सिर हिलाकर जवाब दिया कि कोई दिक्कत नहीं है। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। आओ, प्रधानाचार्य वान ने कहा। थोड़ी देर में ऑफिस का दरवाजा खुला और उसके पीछे एक डरपोक सा चेहरा झांका। वह सफेद फूलदार शर्ट और ड्रेस में थी, पैरों में गुलाबी प्लास्टिक के सैंडल और सिर पर 2 चोटी बनी हुई थी। शायद वह स्कूल से दौड़ते हुए आई थी, क्योंकि उसके गाल लाल और माथे पर पसीने की परत जमी हुई थी। दादाजी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? वानिंग ने डरते हुए पूछा। वह केवल अपने दादा को देख रही थी और पास बैठी जेंग युआनयून को नहीं देख रही थी। उस मासूम आवाज से कोई भी यह नहीं सोच सकता कि यही वही लड़की है जिसने अभी जेग मेइजू को दबाया था। अगर जेंग युआनयून ने अपनी ही आवाज न सुनी होती तो वह विश्वास ही नहीं करती कि इस मासूम लड़की के 2 चेहरे हैं। जब उसने नजरें घुमाई तो उसने देखा कि जेंग युआनयून सोफे पर बैठी है। वानिंग का रंग अचानक उड़ गया और वह पूरी तरह घबरा गई। जेंग युआनयून ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखा। अब वानिंग और भी नर्वस हो गई। उसने अपनी लार निगलते हुए जेंग युआनयून की तरफ नहीं देखा, बल्कि प्रधानाचार्य वान की ओर मुड़ी और बोली, दादाजी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? अगर कोई बात नहीं है तो मैं वापस चली जाऊं। मेरे पापा ने कहा है कि स्कूल के बाद जल्दी घर आ जाऊं। ये सिर्फ बहाना था बचने का। वह हमेशा अपने दादा से डरती रही थी। उनके पास जाना उसके लिए किसी शेर से मिलने जैसा था। बात करने की हिम्मत ही नहीं होती। प्रधानाचार्य वान की गहरी, गरिमा भरी नजरें उस पर टिक गईं। वह देखते ही वानिंग को अंदर तक डराने लगी। तुम स्कूल में इन दिनों क्या कर रही हो? प्रधानाचार्य वान की आवाज में ठंडक और शक्ति थी, जो वानिंग को और भी डराने लगी। उसने लंबे समय तक कुछ नहीं कहा। उसने जेंग युआनयून की ओर देखा। जेंग युआनयून कुछ नहीं बोली। अगर दादा ने उसे मौका दिया तो वह खुद तय कर लेगी कि क्या कहना है। और सच में, प्रधानाचार्य वान ने अचानक टेबल पर हाथ मारा और गुस्से में चिल्लाया, तुमने कौन सा अच्छा काम किया है? हिम्मत है तुम्हारे पास उसे करने की, और हिम्मत नहीं है स्वीकार करने की। इस एक चिल्लाहट ने वानिंग के छोटे से दिल को पूरी तरह डराकर रख दिया। वो सीधे प्रिंसिपल वान के सामने घुटने टेक दी। जेयांग युआन ने उसकी हरकतें देखी, हल्का सा भौहें उठाई और साइड से प्रिंसिपल वान की तरफ देखा। शायद प्रिंसिपल वान ने भी नोटिस कर लिया कि वानिंग का घुटने टेकना कुछ अजीब लग रहा है। उन्होंने फिर से डांटते हुए कहा, ये बेकार सी हरकत क्या है? किसने तुम्हें घुटने टेकने को कहा? उठो, सीधे खड़ी हो जाओ। वानिंग की दोषी सी शक्ल देखकर प्रिंसिपल वान को भी पता चल गया कि जेयांग युआन की बात सही थी। क्या तुमने ही स्कूल में जेयांग युआन के बारे में अफवाहें फैलाईं? मैंने सुना है कि तुम सिर्फ उसे छोड़ने वाले नहीं थी, बल्कि पूरे टॉप 5 को भी परेशान किया। प्रिंसिपल वान ने फिर से चिल्लाया। वानिंग डर के मारे कुछ कह नहीं पाए, बस सिर हिलाती रही। तुम तो मूर्ख हो, प्रिंसिपल वान गुस्से में चिल्लाए, जब मैंने तुमसे बात करने को कहा तुमने कुछ नहीं कहा। पता ही नहीं चला कि तुम कितनी चालाक हो। उन्होंने वानिंग के सामने खड़े होकर उसकी तरफ देखा। वानिंग और भी कांपने लगी। जेयांग युआन ने उसकी हालत देखी और दिल में सोचा कि कुछ तो गलत है। वानिंग का डर सिर्फ किसी बड़े बुजुर्ग के प्रति सम्मान से कहीं ज्यादा लग रहा था। इसी सोच में वानिंग अचानक फूट फूट कर रोने लगी। फिर से प्रिंसिपल वान के सामने घुटने टेक दिए और बोली, माफ कीजिए, मैं गलत थी। वानिंग का गलती स्वीकारते ही प्रिंसिपल वान का चेहरा थोड़ा नर्म हो गया। उन्होंने धीरे से सांस ली और कहा, तुम हमेशा टॉप 10 में रही हो, टॉप 5 में भी जगह नहीं मिल सकती। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने पद के कारण दूसरों से ऊपर होना चाहिए? वानिंग चुपचाप रोती रही। थोड़ी देर डांट फटकार के बाद प्रिंसिपल वान ने उससे जरूरी बातें समझाईं और कहा, तुम और जेयांग युआन दोनों ने गलती की है और उसे माफी मांगी है। आज के मामले को सार्वजनिक मामला मानकर यही खत्म कर देते हैं। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए जेयांग युआन से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ? जेयांग युआन ने हल्का सा नाक सूंघा। उसने तो पहले ही कह दिया था, अब और क्या कहना। जरूर, उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन मुझे डर है कि आज जैसी बातें भविष्य में फिर होंगी, उसने धीरे से कहा। प्रिंसिपल वान ने थोड़ी देर उसे देखा और फिर मुस्कुराए, मैं और कुछ गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इस मामले में तुम्हें भरोसा दिला सकता हूं कि भविष्य में ऐसी बातें नहीं होंगी। प्रधानाचार्य की बातें खत्म हो चुकी थी। जेयांग युआन अब और जोर नहीं डालना चाहती थी। उसने बस कहा, लेकिन अब स्कूल में मेरे बारे में बहुत अफवाहें हैं, ये मेरे मूड को भी खराब कर रही हैं।
अभी उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि प्रिंसिपल वान ने बीच में ही रोक दिया। इस बात की चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। जियांग युवान ने ये सुनकर हल्की सी सिर हिलाए और फिर वानिंग की तरफ देखा, धीरे धीरे, जैसे कह रही हो अब तुम्हें माफी मांगनी ही होगी। वानिंग ने सिर झुकाया, होंठ सिकुड़े और कुछ नहीं बोली। तब तक तो जियांग युवान की नजरों में इंतजार था, और जब प्रिंसिपल वान ने फिर से उसे डांटा, तभी वानिंग ने झिझकते हुए बमुश्किल माफी मांगी, जैसे कोई डर के मारे फुसफुसा रहा हो। वानिंग की माफी बिल्कुल कमजोर थी, जैसे मच्छर की सुसाई। जैंग युवान ने कुछ कहने से पहले ही प्रिंसिपल वान की नाखुश आवाज सुनाई दी। खाया नहीं, बोलो। जैसे ही प्रिंसिपल वान ने कहा, वानिंग घबरा गया और जोर से माफी मांगने लगा। माफ कीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मेरी कोई परवाह मत कीजिए। इतना कहकर जैंग युवान ने और कुछ नहीं कहा। वह उठकर धीरे से प्रिंसिपल वान से बोली, अगर सब ठीक है तो मैं वापस चली जाती हूँ। प्रिंसिपल वान मुस्कुराए और सिर हिलाकर कहा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, ये मामला तुम्हारी पढ़ाई को मत प्रभावित करे, समझी। जैंग युवान ने सिर हिलाया, वानिंग की ओर एक नजर डाली, फिर बाहर निकल गई। जैसे ही वह दरवाजे के बाहर आई, प्रिंसिपल वान की डांट सुनाई दी, साथ में कुछ साफ और तीखी ताली की आवाजें भी। जैंग युवान रुक गई, लेकिन ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं। जल्दी निकलो यहाँ से, मुझे शर्मिंदा कर दिया। ऑफिस में प्रिंसिपल वान ने वानिंग को खूब डांटा। वानिंग बाहर भागा, हाथ से अपना चेहरा ढकते हुए और रोते हुए। जब उसने देखा कि जैंग युवान ऑफिस के किनारे खड़ी है, तो वानिंग ने उसे घूरा। अब खुश हो, संतुष्ट, वह गुस्से में चिल्लाया। जैंग युवान ने वानिंग के लाल और सूजे हुए चेहरे को देखा, फिर सिर हिलाकर कहा, अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। वानिंग ने जैंग युवान की आंखों में देखा और उसके बाल खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैंग युवान ने पीछे नहीं हटी, बस प्रिंसिपल वान के ऑफिस की ओर देखा। इसे देखकर वानिंग को मजबूरन अपने कदम रोकने पड़े। बस नहीं भूलेगा, इंतजार करो। वानिंग ने क्रूर शब्द फेंके और जाने लगा। जैंग युवान उसे देख रही थी, जैसे कोई पछतावा नहीं। जैसे ही वानिंग जाने वाला था, जैंग युवान ने कहा, तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, है ना? वानिंग तुरंत रुक गया, सिर घुमाया और आंखों में कुछ चमक लेकर बोला, क्या? जैंग युवान ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, जैसा तुम्हारे दादा ने कहा, तुम्हारे नंबरों के हिसाब से अगर टॉप 5 में जाना है, तो ये तुम्हारा समय नहीं है। ये मौका उतना आसान नहीं है जितना खुद से एग्जाम देना। तुम किसी और के लिए कर रहे हो क्या? वानिंग खुद को रोक नहीं पाया, ठंडी हंसी के साथ आंखें घुमाई और चिल्लाया, तुम्हारे बस की बात नहीं। जैंग युवान ने उसे टेढ़ी नजरों से देखा और हल्के मजाक में कहा, क्या ये उस लड़के के लिए है जिसे तुम पसंद करते हो? वानिंग के शब्द सुनते ही उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। फिर वह प्रिंसिपल वान के ऑफिस की तरफ झांकने लगा, जैसे डर रहा हो कि उसके दादा सुन जाएं। क्या तुम्हें अपने दादा से डर लगता है? जैंग युवान ने फिर सवाल बदला, धीरे से पूछा। वानिंग के चेहरे की मांसपेशियां झिनझुरने लगी और उसके कदम पीछे हट गए। तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे पास इतना खाली समय है, क्यों न वापस पढ़ाई करो, यहाँ समय मत बर्बाद करो। वानिंग ने गर्दन उठाकर कहा। इतना कहकर वह जाने की तैयारी करने लगा। वानिंग ने 2 कदम लिए, फिर पीछे मुड़कर देखा। उसकी तरफ देखकर उसने फिर पूछा, तुमने ये कैसे जान लिया? हालांकि उसके मन में हल्की हल्की शक था कि ये ज़ेग मेइज़ू ने बता दिया होगा, फिर भी उसने ये सवाल किया। जियांग युवान ने भौहें उठाई और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम क्या सोचती हो? वानिंग ने फिर उसे घूरा, फिर मुड़कर चली गई। जियांग युवान ने उसकी पीठ को देखा, फिर खुद भी वहां से निकल गई। स्कूल छोड़ने के बाद वह सबसे पहले सेउल सिटी यूनिवर्सिटी गई और अंकल झांग को आड़ू दे दिए। ताओजी को कैंटीन छोड़ने के बाद वह वापस जाने की बजाय सीधे अस्पताल चली गई। अस्पताल में दाखिल होकर वह दादी के वार्ड की ओर बढ़ी और अंदर से हंसी और ठहाके सुनाई दिए। दादी की हंसी सुनकर लगा कि उनका मूड बहुत अच्छा है। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि वार्ड में हुआ शियानचेन भी मौजूद था। तुम यहाँ कैसे? जियांग युवान ने हैरानी से पूछा। हुआ शियानचेन कुछ कहने ही वाला था कि दादी की हंसी पहले ही सुनाई दी। छोटा हुआ जानता था कि मैं अस्पताल में हूँ, इसलिए देखने आया। बोलते ही उन्होंने सिर घुमाकर फिर हुआ की ओर देखा। चेहरे पर मुस्कान थी, ऐसा लग रहा था कि उन्हें हुआ बहुत पसंद है। छोटा हुआ, बैठो भी, इतनी जल्दी मत उठो, यहाँ आकर लंबे समय से बैठा नहीं। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा।
हुआ शियानचेन ने हल्के स्वर में जवाब दिया और दादी के बिस्तर के पास बैठ गया। जियांग युवान ने अपने साथ लाई चीजें मेज पर रखी और पूछा, माँ और आंटी कहाँ हैं? तुम्हारी आंटी के कंपनी में काम था, वो वापस जाकर निपटा रही हैं। और तुम्हारी माँ वापस जाकर खाना बना रही हैं, दादी ने धीरे से कहा। जियांग युवान हल्का सा सिर हिलाकर समझ गई, फिर हुआ शियानचेन की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि दादी अस्पताल में है? मुझे पता चला बूढ़ेची से, हुआ शियानचेन ने धीरे से बताया। जियांग युवान थोड़ी हैरान हुई। कल जब वे घर से निकले थे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया था। बूढ़ेची को कैसे पता चल गया? जैसे ही वह पूछने ही वाली थी, बाहर से बूढ़ेची की आवाज आई, मैं अभी सिर्फ डायग्नोसिस सर्टिफिकेट देखने आया था। ठीक हो रही हैं, 2 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। जियांग युवान ने पीछे मुड़कर बूढ़ेची को देखा, आप यहाँ क्यों? बूढ़ेची ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज मैं अस्पताल में किसी से मिलने आया था, तभी तुम्हारी माँ को देखा और पता चला कि दादी चोटिल हैं और यहाँ भर्ती हैं। तभी जियांग युवान को समझ आया और हल्का सिर हिलाया। बूढ़ेची ने दादी की चोट और स्वास्थ्य के बारे में आगे बताया। जियांग युवान ने महसूस किया कि डॉक्टर होने के नाते बूढ़ेची की बातें सुनकर उन्हें बहुत सुकून मिला कि दादी अब ठीक हैं। इतनी बातें हो रही थी कि तभी वो शिवमेई खाने के साथ आई। हुआ शियानचेन और बूढ़ेची को देखकर वह थोड़ी हैरान हुई और मुस्कुराते हुए पूछा, आप लोग यहाँ कैसे? वह अभी अभी लौटी थी और दोनों अभी तक नहीं आए थे, इसलिए चौंक गई। हुआ शियानचेन ने वो शिवमेई को अभी हुई बातें बताईं। तुम नहीं जानती कितने छोटे हुआ लोग हैं। जब तुम पास नहीं थी, ये मेरा ध्यान रख रहे थे। ऐसा मत करो, दादी ने हंसते हुए कहा। वो शिवमेई ने उनकी बात सुनकर जल्दी से मुस्कुराए और हुआ शियानचेन को धन्यवाद कहा। हुआ शियानचेन ने कहा, ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि दादी को शाम को अभी चेकअप करना था, इसलिए वो असल में वान झिक्सन के वक्त से लौटने का इंतजार करने वाली थी। लेकिन हु शियानचेन ने कहा कि वो इधर ही हैं, तो उनके साथ करना ठीक रहेगा। वो बहुत उत्साहित था, लेकिन वो शिवमेई मना नहीं कर सकती थी, इसलिए आखिरकार उसे साथ चलने देना पड़ा। हु शियानचेन लगातार साथ था। जैसे ही वो शिवमेई अपनी दादी के पास गई, एल्डकी ने हु शियानचेन की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपनी लड़की को याद कर रहे हो? हु शियानचेन ने उसे बस एक तरफ से देखा और शांत स्वर में कहा, साफ नहीं दिख रहा। तुम्हारे ख्यालों को तो सड़क पर लिखकर सबको बता देना चाहिए, अब ये साफ क्यों नहीं दिख रहा? एल्डकी मुस्कुराते हुए बोला। हु शियानचेन ने देखा कि जियांग युवान आ रही है, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा। दादी का चेकअप खत्म होते ही हु शियानचेन और किलाओ उठकर विदा लेने लगे। वो शिवमेई उन्हें दरवाजे तक छोड़ते हुए मुस्कुराए और बोली, इन दिनों हम वाकई बहुत व्यस्त हैं, इसलिए मेहमान नवाजी ठीक से नहीं कर पाए। जब मेरी माँ अस्पताल से छुट्टी पाएंगी तो मैं जरूर एक अच्छा सा खाना खिलाऊंगी, आपका आभार व्यक्त करने के लिए। किलाओ ने जल्दी से हाथ हिलाया, जरूरत नहीं। थोड़ी देर रुककर उसने जोड़ा, हमें तुम्हारा हुनर तो पसंद है। वो शिवमेई की तारीफ हुई तो वो हंस पड़ी, अगर आपको बुरा नहीं लगता तो अक्सर खाना खाने आना। एल्डकी ने सिर हिलाकर हाँ किया, जैसे कह रहे हो आएंगे। जब दोनों चले गए, वो शिवमेई वापस वार्ड में आई। वार्ड में दादी मुस्कुराते हुए हु शियानचेन की तारीफ करती रही। जियांग युवान जो उनकी मदद कर रही थी, चुटकी लेते हुए बोली, सासू माँ, मैं जब से आई हूँ आप कितनी बार तारीफ कर चुकी हैं। उसके चेहरे पर हताशा साफ दिख रही थी। दादी खुद हंस पड़ी और बोली, ये बच्चा वाकई अच्छा है, क्या मैं उसे कुछ तारीफ कर दूँ? नहीं तो मैं तुम्हें और ज्यादा तारीफ कर दूंगी। जियांग युवान ने तटस्थ नजर डालते हुए हताश भाव में सिर हिलाया। तुम्हें लगता है ये बच्चा इतना हैंडसम क्यों है? मैंने वाकई इतना अच्छा लड़का नहीं देखा। दादी फिर से तारीफ करने लगी, इतना सुंदर और ख्याल रखने वाला। सुना है कि हवा किंग यूनिवर्सिटी से है, प्रतिभाशाली ग्रेजुएट है ना? सच में ऐसा बच्चा दामाद के लिए सबसे बढ़िया उम्मीदवार है। जैसे ही वो शिवमेई आए, उसने ये सुना और मुस्कुराते हुए बोली, माँ मत सोचो, आप सिर्फ 20 साल की हो और आपकी सबसे छोटी 33 की हो चुकी है, ये मेल नहीं खाता। ज्यादा मत सोचो, समय बर्बाद मत करो। जब वो शिवमेई ने दामाद के उम्मीदवार शब्द सुने तो उसने सोचा कि उसकी माँ वो शिवयंग उनके भाई बहनों की सबसे छोटी के लिए मैच बनाने की सोच रही हैं। एक पल के लिए उसे लगा कि माँ ने दिमाग खो दिया है। हालांकि वो शिवयंग की शादी को लेकर चिंतित थी, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग बात थी। वो शिवमेई की बात सुनकर दादी समझ गई कि वो निकलना चाहती है, लेकिन हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम लड़की कहाँ की सोच रही हो? भले ही मैं भ्रमित हूँ,
मैं कभी उन्हें जोड़ने का नहीं सोचूंगी। वो शिवमयी खाली नजरों से पूछी, तो फिर आप क्या मतलब निकाल रही हैं? दादी ने सहज रूप से जियांग युवान की तरफ देखा जो पास खड़ी थी, और उनकी आंखों में मतलब साफ था। वो शिवमयी ने तुरंत समझ लिया और मुस्कुराते हुए बोली, युवान अभी जवान है। अगर जी किसी से बात करना चाहती है भी, तो उसे कॉलेज ग्रेजुएट होने तक इंतजार करना पड़ेगा। इस समय जियांग युवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय था, इसलिए वो शिवमयी उसे इन चीजों के बारे में सोचने ही नहीं देगी। दादी को भी पता था कि वो शिवमयी क्या सोच रही है, तो उन्होंने जल्दी से कहा, मैं बस यूं ही कह दिया, ज्यादा मत लेना। इस बात का सिलसिला यही खत्म हो गया, और अब किसी ने इस पर आगे बात नहीं की। लेकिन ये बात दादी के दिल में रह गई। 2 दिन बाद दादी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी, अब उन्हें हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं थी। घर लौटते ही वो खुद का ध्यान रख सकती थी। हुओ सियांचन और क्यू लाओ को पता नहीं चला कि ये खबर कैसे आई, लेकिन वो भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उनके पास आ गए। वो शिवमयी और बाकी सब बहुत शुक्रगुजार दिख रहे थे। उस रात उन्हें घर के पास ही एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुलाया गया। लेकिन डिनर के बाद जब वान छिक्सिन बिल भरने गया, तो उसने देखा कि हुआ सियांचन पहले ही बिल चुका था। वान छिक्सिन ने तुरंत कहा, हमने डिनर के लिए बुलाया था, ये कैसे हो सकता है कि तू पहले ही चुका दे? और फिर उसने पैसा वापस देने की कोशिश की, लेकिन हुआ सियांचन बस चला गया, कहकर कि उसे अभी कुछ काम है, इसलिए वो तुरंत लौटना चाहता है। हुआ सियांचन के जाते हुए पीठ को देखकर वान छिक्सिन बस हंसते हुए कुछ नहीं कर पाए। जियांग युआन सोच रही थी कि कल शॉप देखने जाएंगी, तो उसने वान छिक्सिन से कहा, पापा पैसा दे दो, मैं कल उसे भेज दूंगी। इस पर वान छिक्सिन सिर हिलाकर मान गए। ये बच्चा हमेशा हमारी मदद करता है, सच में समझ नहीं आता क्या करें। वो शिवमयी थोड़ी भावुक होकर बोली, ये बच्चा सच में शुक्रगुजार है, पर अब भी याद है कि बचपन में उसे हमने कुछ खिलाया था। वास्तव में वही ये सोच रही थी कि हुआ सियांचन उनकी मदद का बदला अपने बचपन की यादों के लिए चुका रहा है। लेकिन सच तो ये है कि उसका एक और मकसद भी था। अगला दिन शनिवार था। चूंकि उसने हुआ सियांचन के साथ मिलने का टाइम तय किया था, इसलिए उसने सुबह जल्दी उठना तय किया। हुआ सियांचन ने कहा था कि सुबह उसे लेने आएगा, तो उसने उसे सुबह नाश्ते के लिए बुलाया। वान छिक्सिन आज ओवरटाइम पर थे, इसलिए जल्दी काम पर चले गए। जियांग युआन जब बाहर आए, वो शिवमयी ने पूछा, आज कोई क्लास नहीं है, फिर इतनी सुबह क्यों उठी? स्पष्ट था कि उसने कल रात जियांग युआन की बातें भूल दी कि वो आज हुआ सियांचन के साथ बाहर जाएगी। मैंने तो कल ही कहा था, आज मैं हुआ के साथ बाहर जा रही हूँ, जियांग युआन ने धीरे से कहा। उसकी बात सुनकर वो शिवमयी को याद आया और हंसते हुए बोली, अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता तो मैं भूल ही जाती। तो आज लंच के लिए वापस आओगी? जियांग युआन ने सिर हिलाया, नहीं, वापस नहीं आऊंगी। तुम्हें मेरा खाना बचाने की जरूरत नहीं। वो शिवमयी बात करते हुए तभी बाहर दरवाजे पर खटखटाहट सुनती है। जियांग युआन को लगा कि हुआ सियांचन आया होगा, तो वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। हुआ सियांचन दरवाजे के बाहर खड़ा था। जियांग युआन ने जोर से कहा, हम अभी नाश्ता करने वाले थे, तुमने खाया नहीं होगा, आओ और साथ में खाओ। हुआ सियांचन हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता है और जो नाश्ता वह लाया था उसके साथ कमरे में प्रवेश करता है। वो शिवमयी ने उसके हाथों में नाश्ता देखा और हंसते हुए कहा, ये बच्चा सच में कभी खाली हाथ नहीं आता, बहुत ही शिष्ट है। अंदर आओ और खाओ। वो शिवमयी मुस्कुराते हुए स्वागत करती है। नाश्ते के बाद हुआ सियांचन जियांग युआन के साथ बाहर गया। शहर के एक अच्छे लोकेशन वाले इलाके में पहुंचकर हुआ सियांचन ने जियांग युआन को कुछ दुकानें दिखाईं। कुछ दुकानों को देखकर जियांग युआन बहुत खुश हुई। जैसे ही वह थोड़ा हिचकिचा रही थी, हुआ सियांचन ने पूछा, तुम ये दुकान क्यों लेना चाहती हो? इस बारे में जियांग युआन ने अभी तक सोचा ही नहीं था। वह बस पहले दुकान किराए पर लेना चाहती थी, उसके बाद सब सोचेंगी। वह फल वाली छोटी दुकान खोलना चाहती थी। ये सुनकर हुआ सियांचन थोड़ी देर सोच में पड़ा और फिर बोला, कल जब मैं अपनी दादी से मिलने गया था, तो सुना कि वह खाना बनाने में अच्छी हैं, और अब वह तुम्हारे दादाजी से तलाक लेने का सोच रही हैं। अगर वह घर बैठे बैठे खाली रह जाएंगी तो बहुत सोचेंगी। क्यों न तुम उन्हें ये मौका दो? क्यों न तुम उन्हें छोटी सी रेस्टोरेंट खोलने दो? जियांग युआन की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर हैरानी का भाव आया। वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है। जियांग युआन खुशी से बोली।
अगर दादी शहर में ज्यादा समय रहेंगी तो उनके लिए कुछ करने का मौका होना अच्छा रहेगा, ताकि वह व्यस्त रहे और जल्दी बाहर निकल आए। वहीं वो शिवमेई फैक्ट्री से निकलने के बाद यहाँ आ सकती हैं। और दोनों, दादी और वो शिवमेई, खाना बनाने में बहुत अच्छी हैं, इसलिए घर के बने व्यंजन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब दुकान का बिजनेस बढ़ जाएगा तब और शेफ्स को भी बुलाया जा सकता है। अगर रेस्टोरेंट खोलना है तो मेरी राय में दूसरी दुकान ज़्यादा सही रहेगी, चाहे लोकेशन हो, लोगों का आना जाना हो या दुकान की स्पेस, सब में सही है, हो शियानचन ने सुझाव दिया। जियांग युवान ने सोचा और महसूस किया कि उसने सही कहा। दूसरी दुकान के पास अस्पताल, स्कूल और 2 बड़े शॉपिंग मॉल हैं। अगर यहाँ दुकान खोली जाए तो भले ही बिजनेस इतना अच्छा ना हो, फिर भी घाटा नहीं होगा। ये सोचकर जियांग युवान मुस्कुराए और हो शियानचन से बोली, धन्यवाद। तो चलो अब जाकर किराए का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करते हैं। हो शियानचन हल्के से सिर हिलाकर सहमति में नजर आया। दोनों वापस उस दुकान पर गए जो अभी देखी थी और मालिक से मिले। दुकान 2 मंजिला थी और ऊपर नीचे मिलाकर काफी बड़ी थी। मालिक ने सुना कि जियांग युवान और अन्य इसे किराए पर लेना चाहते हैं, तो उसने जल्दी ही कह दिया कि थोड़ी सस्ती कर देता हूँ। हालांकि सस्ती थी, लेकिन शहर के बिजी इलाके में होने की वजह से मासिक किराया अभी भी काफी था। अंत में जियांग युवान ने मालिक से सहमति कर ली और किराया तय हुआ 100 युआन प्रति माह। लेकिन जियांग युवान के पास अब सिर्फ 600 युआन थे, इसलिए उसने 6 महीने का किराया पहले ही दे दिया। हो शियानचन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन जियांग युवान ने पहले ही रोक दिया। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मैं अपनी ताकत से करना चाहती हूँ, जियांग युवान ने जोर से कहा। हो शियानचन ने उसे इतना मदद कर दिया था कि वह थोड़ी हैरान थी। ये देखकर हो शियानचन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, मैंने मदद करने की सोची ही नहीं थी, मैं बस ये पूछना चाहता था कि तुम कर्मचारियों को बुलाना चाहोगी या नहीं। कुछ देर रुककर वह बोला, अगर मैं किसी को मदद के लिए बुलाऊं तो दादी थोड़ी आराम कर पाएंगी। जियांग युवान तुरंत सिर हिलाकर बोली, जरूर, मैं तुम्हें बुलाना चाहती हूँ। जब रेस्टोरेंट असली में खुलेगा तो ये काम सिर्फ दादी और वो शिवमी के बस की बात नहीं होगी। जैसे ही जियांग युवान ये कहती है, हो शियानचन ने वह कागज और पेन निकाल लिए जो उसने पहले से ही तैयार रखे थे, और मुस्कुराते हुए कहा, सौभाग्य से मैं पहले से ही तैयार हूँ। जियांग युवान ने जब हो शियानचन के हाथ में लाल कागज और ब्रश देखा तो वह हंस पड़े। इतना पक्का क्यों मान लिया कि मैं आज ही दुकान बुक कर लूंगी। हो शियानचन ने हल्के से कंधे उचका दिए, जैसे कहना चाहता हो कि पता नहीं, बस साथ में रख लिया, कभी जरूरत पड़ सकती है। जियांग युवान मुस्कुराए और सिर हिला दिया। फिर वह मकान मालिक के साथ दुकान का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गए। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और किराया हर 6 महीने में देने का तय हुआ। मकान मालिक बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कहा कि दुकान की सजावट के दौरान किराया फ्री रहेगा, और अगर उस समय किसी मदद की जरूरत पड़ी तो वह मदद करेंगे। उनका घर ऐसी कम्युनिटी में पीछे ही था। जियांग युवान ने जल्दी से धन्यवाद दिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वह हाउसिंग मैनेजमेंट ऑफिस गए रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग के लिए। ये सब निपटाने में दोपहर हो गई। मकान मालिक ने बड़े उत्साह से उन्हें अपने घर खाने के लिए बुलाया, लेकिन जियांग युवान ने शालीनता से मना कर दिया। वापस दुकान लौटकर जियांग युवान ने हो शियानचन से कहा, चलो आज मैं दोपहर के खाने पर तुम्हें ट्रीट करती हूँ। हो शियानचन ने मना नहीं किया और उसके साथ एक रेस्टोरेंट गए। चूंकि अब वह खुद की रेस्टोरेंट खोलने वाली थी, जियांग युवान ने दूसरों की दुकानों और रेस्तरां के तरीके पर ध्यान देना शुरू कर दिया। खाने के दौरान हो शियानचन ने उससे कहा, अब जब दुकान किराए पर ले ली है, अगर जल्दी शुरू करना है तो पहले दुकान की सजावट शुरू करनी पड़ेगी। जियांग युवान हल्का सा सिर हिलाए। पहले तुम्हें नाम सोचना पड़ेगा, फिर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जाकर बिजनेस लाइसेंस, हेल्थ परमिट और टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा। जियांग युवान उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी, पूरे समय चुप थी। थोड़ी देर बात करने के बाद हो शियानचन ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम चुप क्यों हो? जियांग युवान ने जवाब दिया, क्या मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रही? फिर उसने फिर से हल्का सा सांस लिया, तुम सब कुछ कैसे जानते हो? सच में लगता था कि वह सब जानता है। हो शियानचन सिर्फ मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। तुम पहले नाम सोचो, दुकान की सजावट मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें सजावट बहुत पसंद आएगी। हो शियानचन ने जल्दी से जोर दिया,
पैसे की चिंता मत करो, मैं तुम्हें मार्केट के हिसाब से ही चार्ज करूंगा। वैसे भी अगर तुम बाहर से लोगों को हायर करोगी तो उतना ही खर्चा होगा, इससे मेरे लिए भी थोड़ा कमाई हो जाएगी। जियांग युवान को समझ में आ गया कि वह असल में पैसा कमाने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि बस मदद करना चाहता था। वह उसे लंबी देर तक देखती रही, फिर धीरे से सिर हिलाकर कह दी, ठीक है। दोनों ने सहमति जताई। इसके बाद हुओ शियानचेन ने कहा कि नाम सोचकर साइन बोर्ड तैयार कर लो। जियांग युवान ने थोड़ी सोच के बाद कहा, हम इसे जियांग जी रेस्टोरेंट क्यों नहीं कहते? अपना सरनेम ही रेस्टोरेंट का नाम बनाने का विचार था। हुओ शियानचेन ने हल्का सा सिर हिलाया, उसे यह नाम ठीक लगा। तो तय हो गया। हुओ शियानचेन ने धीरे से कहा। नाम तय हो चुका था, और जब इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जाएगा तो वह लीज कॉन्ट्रैक्ट के साथ रजिस्टर करवा सकते थे। खाना खाने के बाद दोनों फिर से दुकान लौट आए। पूरा दोपहर उन्होंने दुकान की सजावट और उसे कैसे व्यवस्थित किया जाए, ये सब सीखने में बिताया। जब धीरे धीरे आसमान में अंधेरा फैलने लगा तो जियांग यूनियन को याद आया कि उसे जल्दी घर लौटना चाहिए। ये देख हुओ शियानचेन ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जियांग यूनियन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हुओ शियानचेन उसे समुदाय के गेट तक छोड़ आया, लेकिन घर के अंदर नहीं गया। जियांग यूनियन ने उसे खाने के लिए बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया, कहकर कि उसे अभी कुछ काम करना है। जियांग यूनियन ने उसे और नहीं रोका, बस कहा, ठीक है, कल मिलते हैं। दोनों ने अगले दिन फिर से दुकान मिलने का समय तय किया। हुओ शियानचेन ने हल्की मुस्कान दी और सिर हिलाया। जियांग यूनियन खुशी खुशी घर की तरफ चली। जैसे ही वह नीचे उतरी, कुछ आंटियां उसे खुश चेहरे के साथ देखकर पूछ बैठी, युआन, तुम्हारे घर में कुछ हुआ है क्या? फिर भी तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? जियांग यूनियन थोड़ी हैरान रह गई। उसे लगा शायद वे दादी के बारे में बात कर रही हैं। लेकिन दादी के बारे में ये खबर उन्हें कैसे मिल गई? शायद वो शिवमेई या वान जिक्सन ने ही बताया होगा, लेकिन वे दोनों घर की बातें दूसरों को नहीं बताने वाले थे। जियांग यूनियन ने अपने चेहरे पर हाव भाव काबू में रखा और बहस नहीं करने का फैसला किया। बस हल्की मुस्कान दी और जल्दी से ऊपर दौड़ गई। नीचे खड़ी कुछ आंटियां उसकी पीठ देखकर बातें करने लगीं। ये लड़की सच में बड़ी दिल वाली है। घर में कुछ हुआ और फिर भी बाहर खेलने चली गई। लगता है उनके घर में कोई बड़ी परेशानी है, एक आंटी ने कहा। दूसरी आंटी ने सिर हिलाते हुए कहा, आज ही तो हुआ है। शिवमेई ने भी आज ही पता लगाया। एक छोटी लड़की को क्या पता होगा, शायद शिवमेई और बाकी लोग उससे छुपा रहे हैं। इतना कहते ही उसने बाकी लोगों से कहा, चलो आप भी कुछ काम ढूंढो, हर दिन दूसरों के मामलों को घूरते रहना भी क्या ठीक है। ये कहकर उसने खुद को बहुत समझदार महसूस किया, फिर सबको डांटते हुए अपने सामान के साथ जाने लगी। कुछ तीखे शब्दों के बाद बाकी लोग एक दूसरे की तरफ देखते रह गए, जैसे समझ ही नहीं पा रहे हों। आज तो लगता है उसके दिमाग का लॉक लग गया। आमतौर पर जब ये गॉसिप करती है, हमसे कम नहीं। सही कहा, अब ये खुद को भगवान बनकर दिखा रही है। सुना है कल उसके लड़के के साथ घर में बड़ा झगड़ा हुआ था। क्या ये उसी का असर है? इसके लायक है, किसी ने कहा, ये सोचते हुए भी नहीं कि अब ये किसी और की नई चर्चा बन चुकी है। जियांग यूनियन पूरे जोश के साथ अपने घर के दरवाजे तक पहुंची। उसने चाबी निकाली और दरवाजा खोला, लेकिन वो शिवमेई वहां नहीं थी। माँ, जियांग यूनियन ने आवाज लगाई। कुछ देर बाद वो शिवमेई के कमरे से आवाज आई। थोड़ी देर बाद वह कमरे से बाहर आई। इतनी देर से वापस क्यों आई? वो शिवमेई मुस्कान के साथ बोली। हालांकि उसने इसे छुपाने की पूरी कोशिश की, जियांग यूनियन ने उसकी आंखों की लालिमा देख ली। और जब उसने नीचे आंटियों की बातें याद की, तो जियांग यूनियन ने मुस्कान को काबू में रखते हुए पूछा, क्या हुआ? कोई बात है? वो शिवमेई अपने आप को तैयार कर रही थी कि वो इसे नकार दे। जियांग युवान के चेहरे पर थोड़ी चिंता साफ दिख रही थी, और उसने बार बार कहा, माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अब बच्ची नहीं रही, आपको मुझसे सब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। कमरे में मौजूद वान जिक्सन भी बाहर आई, धीरे से आह भरी, और वो शिवमेई से कहा, शिवमेई, बस बताओ उसे। वैसे भी जब रिजल्ट आएगा तो आप उसे छुपा नहीं सकती। वो शिवमेई ये सुनकर फिर से अपने आंसुओं को पोंछते हुए सोफे पर बैठ गई। जियांग युवान भी बैठ गई और बोली, बताओ ना, मुझे तो सच में बहुत डर लग गया था। उसकी आवाज में भी चिंता थी। वो शिवमेई उसे देखकर बोली, शायद मुझे सच में नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जैसे ही उसने ये कहा, वह जोर जोर से रोने लगी। जियांग युवान ने राहत की सांस ली।
उसने सोचा कुछ बड़ा हुआ होगा, लेकिन चीजें उतनी गंभीर नहीं थी। मैं तो सोच रही थी कि कुछ गड़बड़ हो गई, जियांग युआन ने धीरे से कहा। वू शिवमेई ने उसकी बात सुनकर और ज्यादा जोर से रोना शुरू कर दिया। मैं 20 साल की उम्र में फैक्ट्री में आई थी और अब 20 साल से वहां काम कर रही हूँ। आमतौर पर मैं खुद को मॉडल वर्कर नहीं कहती, लेकिन मैं हमेशा ईमानदारी से और मेहनत से काम करती रही हूँ। अगर अब मुझे निकाल दिया गया तो कोई भी भावना नहीं रह जाएगी। जियांग युआन कुछ नहीं बोली। अगर अभी निकाल दिया गया तो वे काफी सब्सिडी दे देंगे, लेकिन अगर कुछ साल बाद निकाला गया तो शायद ज्यादा सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। तब हालात सच में मुश्किल होंगे। ये सोचकर जियांग युआन को वो फानबेन वाला मामला याद आया और उसने जल्दी से पूछा, माँ, मैंने पहले कहा था, क्या आपने फानबेन वाला काम निपटा लिया? वो शिवमेई को याद आया। उसने आंसुओं को पोंछा और सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी दादी के पास आते ही कुछ हो गया, तो मुझे कहाँ याद रहा। फिर उसका चेहरा फिर से तना हुआ हो गया। अब आप हमें घर से बाहर नहीं करेंगे, है ना? अगर अब हमें निकाल दिया गया तो हम कहाँ जाएंगे? जियांग युआन ने थोड़ी देर सोचा और फिर पूछा, वैसे माँ, आज शनिवार है, आमतौर पर अगर सच में निकालना हो तो आज नोटिस नहीं मिलेगा, है ना? शायद बस अफवाहें हैं। अगर ऐसा है तो अभी समय है। सच में? वू शिवमेई ने उसे बताया, मैंने बिल्डिंग नंबर में आंटी से भी सुना। क्या वो फैक्ट्री डायरेक्टर के ऑफिस में सचिव के तौर पर काम कर रही हैं? जियांग युआन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, अभी तक आधिकारिक नोटिस नहीं आया, मतलब अभी हमारे पास समय है। सोमवार को जब तुम काम पर जाओ तब जाकर हाउस बुक ले लेना। ये सुनकर वो शिवमेई जल्दी से सिर हिलाने लगी। वे इस घर में लगभग 20 साल से रह रही थी और इसे अपना ही घर मानती थी। अगर घर छिन गया तो सच में उनके पास रहने को कोई जगह नहीं होगी। हालांकि वान झिक्सिन के पास दूसरा घर है, लेकिन अभी वहां दादी वान रहती हैं। वो शिवमेई जानती थी कि दादी वान उन्हें पसंद नहीं करती। छुट्टियों में भी जब वे उनसे मिलने जाती थी तो दादी उन्हें ठंडा महसूस कराती थी। अगर अब वही रहना पड़ा तो उन्हें कितनी नापसंदगी का सामना करना पड़ेगा, पता नहीं। और वो शिवमेई खुद को झेलने के लिए तैयार नहीं थी। वो शिवमेई को कुछ शब्दों से सांत्वना देने के बाद जियांग युआन ने दुकान के किराए के बारे में अभी कुछ नहीं कहा। वो सब तैयारी खत्म करके दुकान खोलते समय उन्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी। जाने से पहले मेरे नॉवल वर्ल्ड 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। ऐसे न्यूज़ स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। उसके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टोरीज अपलोड होते हैं। आज के लिए बाय फ्रेंड्स, कल मुलाकात होगी।